ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं एज इट इज़ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक है सऊदी अरब ईरान समझौता, एक कूटनीतिक क्रांति। सऊदी अरब एंड ईरान एग्रीमेंट, अ डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपने बहुत न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने आर्टिकल्स देखे होंगे। ये इतना मोमेंटस इवेंट है, इतना बड़ा एक इतना मेजर चेंज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, केवल अरब क्षेत्र के पॉलिटिक्स में नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कि मुझे लगा कि मुझे अपने ऑडियंस और स्टूडेंट्स का ध्यान जरूर इस पर इंगित करना चाहिए। और मैंने पहले जब इसको प्लान किया था तो मैंने इसको क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में सोचा था। फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने सोचा नहीं, इसको प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में रखता हूँ। इसकी कुछ वजह है जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, एक पर एक मैंने स्कॉलर्स को देखा जिन्होंने इस पर लिखा है, लेकिन वहाँ पर मुझे एक चीज़ प्रत्येक आर्टिकल में मिसिंग लगी कि अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईरान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि चाइना का के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, यूएसए के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, अरब क्षेत्र के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। लेकिन जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूं, मैं फिर एक बार रिमाइंड करूं कि आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओर से बाहर का संसार देखना अधूरा ही रह जाता है, अधूरा ही लगता है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अगर प्रेजेंट को थोड़ा सा पास्ट का सपोर्ट मिले तो प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग तब जाकर बढ़ती है, और इसीलिए हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जनरल स्टडीज बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए कहाँ से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जब ये 10 मार्च 2023 में जब ये एग्रीमेंट हुआ 10 मार्च को, तो मुझे कई तिथियां दिमाग में घूमने लगी। सबसे पहले मुझे दिमाग में आई 1939, 23 अगस्त 1939, जिसको आप कहेंगे नाजी सोवियत रूस का समझौता, जैसे मोलोतोव रिबेनट्रोप ट्रीटी। ये 1939 में हुआ था कि जब दोनों कंप्लीटली एडवर्स अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग, इसमें एक सोवियत रूस था जो कम्युनिस्ट कंट्री था, और दूसरा नाजी जर्मनी था जो एक्सट्रीम राइटिस्ट था, एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट था, एक बहुत बड़ा वामपंथी कंट्री था, दूसरा बहुत बड़ा दक्षिणपंथी था। और जब ये दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ तो मैंने पूरी दुनिया सन्न रह गई। कम्युनिस्ट लज्जित हो गए, बहुत सारे सोशलिस्ट थिंकर्स थे वो बड़े उधेर बुन में पड़ गए कि भाई सोवियत रूस ने कैसे जर्मनी के साथ ही एग्रीमेंट किया। हालांकि जो एग्रीमेंट हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। हालांकि सोवियत रूस और जर्मनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ जर्मनी। ये बड़ा ही एक अवसरवादी कदम था। ये ऐसा कदम नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। दूसरी इसी तरह की घटना हमें तुरंत ध्यान में आ गई 1978 के कैंप डेविड एग्रीमेंट। अब कहेंगे भाई ये कैंप डेविड एग्रीमेंट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको कुछ कंट्रीज दिखेंगे। जैसे ये है कंट्री, तो इसमें आपको जैसे इजिप्ट लगता है, और ये जो जगह आप देख रहे हो ये इजराइल है। एक था कि एक बार ग्रेटर सीरिया था, तो ग्रेटर सीरिया टूटने के बाद बहुत सारे देश बने, जिसमें जॉर्डन भी निकल के आया, पैलेस्टाइन निकल कर आया, इजराइल और लेबनान। तो ये ग्रेटर सीरिया का ही पार्ट है, और सीरिया का जो स्टेट है वो अलग हो गया, ये आपको दिखता है। तो जो इजराइल था वो एक यहूदी लोग जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और छोटी सी जनसंख्या थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी से ही नेशन बनने के लिए तड़प रहे थे। उसको साम्राज्यवादी शक्तियों ने यहाँ पर एक नेशन क्रिएट करके दे दिया, जो नेशन था इजराइल। और ये बाल्फोर घोषणा के तहत पश्चिमी शक्तियों ने किया। ब्रिटेन की घोषणा आई, ब्रिटेन अधिकारी की 1917 में, और फिलिस्तीन क्षेत्र से एक हिस्सा निकालकर इजराइल को दे दिया गया। पूरे अरब क्षेत्र में जो यहूदी राष्ट्र इजराइल था वो आउटकास्ट की तरह रहा। कई वॉर भी लड़े, 1948 के वॉर लड़े, इसके एग्जिस्टेंस को समाप्त करने के लिए कई बार इस पर हमले हुए। 1948 में वॉर लड़ा, 1967 में एक वॉर लड़ा, एक युद्ध लड़ा, और फिर 1973 में, इसको योम किपुर का युद्ध कहते हैं, वो युद्ध लड़ा। लेकिन हर बार एक छोटा सा देश जीतता गया, लेकिन पूरे अरब कंट्रीज में कोई इसे मान्यता नहीं दे रहे थे। ओके, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले अमेरिका ने मिस्र को राजी किया, इजिप्ट को, और इजिप्ट ने इजराइल के साथ 1978 में एग्रीमेंट किया। उसको बोलते हैं, कभी आपको 78 मिलेगा, कहीं 79, इसको बोलते हैं कैंप डेविड एग्रीमेंट।
और ये एग्रीमेंट अनवर सादात जो इजिप्ट का हेड था उसने किया था। और आप जानते हैं ये अनवर सादात मतलब उस समय इतना ज़्यादा इस बात का रिएक्शन हुआ अरब कंट्रीज़ में, और बहुत सारे उस समय शिया और सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थे। जैसे शिया में हिजबुल्लाह थे, तो सुन्नी में हमास थे, जो हमास मिलिशिया बाद में उनको तो खैर मान्यता भी मिली, फिलिस्तीन क्षेत्र में उन्होंने सरकार भी बनाई, गाज़ा में उनकी सरकार भी बनी है आगे चलकर। वही हमास मिलिशिया एक्टिव थे। तो किसी मिलिशिया ग्रुप के किसी मेंबर ने अनवर सादात की 1981 में हत्या कर दी थी इस एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत ही अपने आप में। उसके बाद मुझे ध्यान आ गया 1993 का ओस्लो एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट इसलिए यूनिक है कि देखो ये जो क्षेत्र आप फिलिस्तीन देख रहे हो, वो फिलिस्तीन को काटकर इजराइल को दिया गया, और फिलिस्तीन लोग इधर उधर भटक रहे थे। बहुत जनसंख्या फिलिस्तीन जो वहाँ कुछ बसे हुए थे फिलिस्तीनी क्षेत्र में, जो फिलिस्तीनी लोग थे, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार इजराइल की तरफ से हो रहा था। फिर एक बार अमेरिका की कोशिश हमेशा यही रही कि इजराइल को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता दिला दें। तो अमेरिका की पहल पर 1993 में एक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के हेड यासिर अराफात ने इजराइल के साथ किया था। वो भी उतना ही मोमेंटस और उतना ही सिग्निफिकेंट एक एग्रीमेंट था। और तब आप लोगों ने, ये आप लोगों को तभी जेहन में होगा, मेमोरी में होगा कि 2020 सितंबर से शुरू हुआ है, 2020 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको कहते हैं अब्राहम एकॉर्ड, क्योंकि इसमें आपको सूचना मिलती है। हालांकि उससे पहले एक एग्रीमेंट और भी है, लेकिन उसका उतना नहीं है, क्योंकि अकेला जॉर्डन ने किया है इजराइल के साथ 1994 में। तो पहले इजिप्ट ने इजराइल के साथ समझौता किया, फिर जॉर्डन ने किया है, और फिर 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर और उसकी मध्यस्थता में एग्रीमेंट हुए जिसको अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। उसमें आप देखोगे कि यूएई का राज्य है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई का राज्य था, बहरीन का राज्य था, ये दोनों। बाकी आपको मैप पर यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि अफ्रीका में ये रीजन एक रीजन होता है, इसके लिए एक टर्म आता है वाना। ये बहुत काफी पॉपुलर टर्म है, एक मिडल ईस्ट का टर्म पॉपुलर था पहले, अब वाना टर्म काफी पॉपुलर हो गया है। इसमें वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका, तो नॉर्दर्न अफ्रीका में इजिप्ट भी आता है, और अगर आप थोड़ा सा उधर और बढ़ेंगे तो आपको मोरक्को और सूडान दिखेगा। तो ये 2020 में शुरू किया यूएई ने, फिर बहरीन इस अब्राहम एकॉर्ड में बढ़ा, फिर मोरक्को और सूडान को भी कुछ प्रलोभन देकर ट्रंप ने इजराइल के साथ वो समझौता करवाया। और अब की बार तो बड़ा ही दिलचस्प बात हो गई, और वह हुई ईरान और सऊदी अरबिया के बीच समझौता 10 मार्च 2023। तो ये बड़ा ही, और इसमें और भी आश्चर्य की बात है कि बीजिंग की पहल पर हुई। इसमें अमेरिका ब्रोकर नहीं है। इससे पहले जितनी भी ट्रीटीज आप देख रहे हो, चाहे वो आप 78 के देख रहे हो, 93 में देख रहे हो, 94 में जॉर्डन के साथ हुआ है जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, और 2020 में यही एग्रीमेंट हुआ है जिसको आप अब्राहम एकॉर्ड कहते हो। सब में हु ब्रोकर्ड द पीस? यूएसए ब्रोकर्ड द पीस। लेकिन ये पहली बार ऐसा पीस अरब क्षेत्र में हुआ है जिसको, या होने की पहल हुई है, अभी हुआ है कहना तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, होने की पहल हुई है। इसमें जो पीस का जो ब्रोकर्ड ऑफ पीस है वो चाइना के द्वारा है, बीजिंग के द्वारा है, और दोनों पार्टी को बैठा कर उसने एग्रीमेंट करवाया। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चेंज की तरफ दर्शाता है। अब चलिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूं, क्योंकि इतिहास के ज्ञान के बिना वर्तमान को समझना उसके साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इतिहास के प्रिज्म से देखना पड़ेगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। देखिए पहली बात तो नहीं, चलिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए आप अगर रीजन वाइज देखेंगे तो यह है ईरान, बहुत ही बड़ा रीजन, ये आपको दिख रहा है ईरान, और यह है फारस की खाड़ी। ओके, और इसके बाद आपको दिखता है ये जो पूरा का रीजन आपको दिख रहा है, जिसमें आपको इराक है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, और ये आपको कुवैत, कतर, और वहां से लेते हो ये पूरा रीजन है सऊदी अरेबिया। ये जो सऊदी अरेबिया का रीजन है, यह रीजन, यमन का रीजन, ये सब कहलाता है अरब रीजन, अरब क्षेत्र। ईरान पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताना चाहते, ये जो पूरा रीजन है ये टर्की है, ये टर्की का ही पार्ट कभी अरब रीजन हुआ करता था। थोड़ा सा मैं इसको आपको पीछे ले चलता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली ईरान और अरब क्षेत्र का हिस्ट्री क्या है, और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच
टेंशन्स की कहानी क्या है और फिर बदलाव क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अगर इसको समग्रता से आप देखेंगे, यू विल डू द जस्टिस। तो ये देखिए रीजन ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये बाकी जो अरब के क्षेत्र है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, पैलेस्टाइन है, यूएई, ओमान, यमन। तो मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली इसमें हुआ ऐसा कि अगर बहुत एंशियंट टाइम में आप जाएंगे तो बहुत एंशियंट टाइम में पीछे आपको मैं ले चलता हूं। तो ये जो अरब रीजन आप देख रहे हैं, ये अरब रीजन में अरबियन ट्राइब्स रहते थे, जहां पर अभी आप सऊदी अरेबिया देख रहे हो, ये पूरा पहले अरब रीजन था। और ये इराक का रीजन, ये पहले पूरा अरब रीजन था। इसको आप ऐसे मानकर चलिए अरब रीजन। तो ये अरब रीजन में जहां पर अभी आप सऊदी अरेबिया देख रहे हो, तो यहीं पर आप देखोगे तो यहां पर मदीना है और यहां पर मक्का है। थोड़ा सा हटकर ये मदीना है, ये मक्का है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है और जो इस्लामी इसका हेड है। तो यहाँ पर पहले जो अरब ट्राइब्स रहते थे, उस अरब ट्राइब्स को संगठित किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने, एक धर्म के झंडे के नीचे, जिसका नाम था इस्लाम। फिर इस्लाम ने जब विजय की प्रक्रिया आरंभ की, तो इस्लाम ऐसे आगे बढ़ता है, इराक को जीतता है, सीरिया को जीतता है, और फिर यहाँ पर ईरान को जीतता है, उसने इजिप्ट को जीता, है ना। और फिर धीरे धीरे खलीफा के समय आप देखोगे कि एक्सपेंशन ड्यूरिंग द राशिदीन कैलिफेट, तो ये कैलिफेट के समय इसको जीतते हुए फिर आपको 1661 तक लीबिया को भी जीत लिया। तो उसके बाद उमैयद डायनेस्टी जो खलीफा है, उसमें और भी उनका विस्तार मध्य एशिया तक होता गया। इस तरह से आप देखते हैं इस्लामी जो साम्राज्य है एक तरह से ग्लोबल एम्पायर बन गया, बहुत बड़ा उसका प्रसार था। प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ तो खैर 632 में हो गया। ये मैप पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ तक इस्लाम का प्रसार बस इतना ही क्षेत्र में था। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो बाकी खलीफा हुए, तो उन खलीफाओं के समय, जिसको आप इलेक्टेड खलीफ कहते हैं, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान और अली के अंतर्गत जो खलीफा का जो विस्तार हुआ है, तो ये 632 से 661 के बीच, ये आप देखोगे पूरा, जितना ये आपको ये कलर जो पिंक दिखता है, उसमें आपको पूरा विस्तार दिखेगा। और जो येलो कलर दिखता है, तब तक खलीफा का पद वंशानुगत हो गया था। ये जो पूरा अरब क्षेत्र था, आगे क्या हुआ कि जब खलीफा आए तो उनका सीट ऑफ पावर बगदाद था खलीफा का। तो इसी क्रम में जब इस्लाम अपना प्रसार कर रहा था, तो ईरान को जीत लिया था। अब ईरान में उससे पहले क्या थे, तो अगर आप एंशियंट में जाओगे, तो ईरान में जिस समय हम लोग के यहाँ मौर्य साम्राज्य था, तो ईरान में एक साम्राज्य था जिसकी चर्चा आपको मिलेगी, उसका नाम था अखमीनी साम्राज्य। और ये अखमीनी साम्राज्य का जब पतन हो गया, तो वहां पर कायम हो गया सासानियन साम्राज्य। तो सासानियन साम्राज्य आ गया, लेकिन लगभग 7वीं सदी में चलकर सासानियन साम्राज्य को इस्लाम की सेना ने जीत लिया। तो ईरान को जब इस्लाम की सेना ने जीत लिया, तो हो गया अब ईरान का इस्लामीकरण, क्योंकि अब वहां पर जो ईरान के लोग थे, वो अधिक से अधिक लोगों को धीरे धीरे इस्लाम में धर्मांतरित करते चले गए। और ईरान में मुश्किलें भी नहीं आई। जैसे अब देखो, भारत में इस्लाम आया, यहाँ पर धर्मांतरण बड़ी मुश्किल हो गई। ईरान में इसलिए मुश्किल नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर जरथुस पंथ था, और जरथुस पंथ के जो बहुत सारे आचार विचार थे, वो इस्लाम ने भी अपनाया। मतलब जरथुस धर्म और इस्लाम धर्म के बहुत सारे आचार विचार एक तरह के थे। स्वर्ग की अवधारणा, नरक की अवधारणा, फिर कयामत के दिन की अवधारणा, इन सब में बहुत कुछ समानता थी। डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उसको, तो उसमें द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, ये अवधारणा में कहीं ना कहीं इस्लाम में कयामत के दिन की अवधारणा थी। तो इस कारण से वहां पर धर्मांतरण आसान हो गया और ईरान का इस्लामीकरण हो गया। लेकिन एक बात, बहुत किसी क्रिटिक ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा कि देखिए, एक तरफ इस्लाम की सेना ने ईरान को जीता, तो दूसरी तरफ जो ईरानी कल्चर है वो रिकंकर कर लिया अरब क्षेत्र को। जो अरब लोगों थे, अरब लोगों ने जो आचार विचार को अपनाया, जो कल्चर को अपनाया, जो संस्कृति को अपनाया, वो ईरानी संस्कृति को अपना लिया। इस तरह से आप देखते हो ईरानी संस्कृति एक तरह से इस्लामी संस्कृति के रूप में तब्दील हो। तो ईरान का बहुत बड़ा प्रभाव है इस्लाम के विकास में। अब ये अरब क्षेत्र पूरे का पूरे है, मक्का, मदीना वगैरह। अब देखिए, अब आगे फिर क्या हुआ कि आगे एक मध्य एशिया के तुर्क थे, वो टर्क लोग थे। टर्क लोग मध्य एशिया से थे। ये जो ओरिजिनली आपको देखते हैं, ओरिजिनली अरब क्षेत्र है, लेकिन जो मध्य एशिया से जो विस्तार आप देखोगे, वो तुर्की लोग होंगे। दे वर कॉल्ड टर्क्स। तो बाद में चलकर जब जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, तो इस्लाम तो मध्य एशिया तक पहुंच गया। वहां पर तुर्की लोगों ने भी इस्लाम को एडॉप्ट कर लिया, इस्लाम को अपना लिया। तो जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया,
तो जाहिर है कि वो अपने आप को प्रचंड मुसलमान, एग्रेसिव मुस्लिम्स के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। तो वही एक ऑटोमन तुर्कों की शाखा थी जिसका नाम था ओटोमन तुर्क। और ओटोमन तुर्क ने ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरे अरब क्षेत्र को ओटोमन तुर्क ने जीत लिया, एक्सेप्ट ईरान। ईरान अलग है, और ओटोमन तुर्क ने इसको जीत लिया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र नॉर्दर्न अफ्रीका का और वेस्ट एशिया का क्षेत्र अब आ गया ओटोमन तुर्क के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और जो ओटोमन तुर्क है उनके बारे में बताऊं, वह एक राइवल था। जैसे ये हुआ आपको तुर्की साम्राज्य ओटोमन तुर्क, और ये हुआ ईरान। ये दोनों आपस में राइवल्स थे, मतलब एक दूसरे के विरोधी थे। और ये जो ये जो पर्शियन गल्फ है ये है, और ये जो रीजन है, और मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे आप इसको स्पष्ट देखिए, जैसे ऑटोमन्स यहाँ फैले हुए हैं, यहाँ पर्शियंस हैं। तब वो ईरान नहीं कहा जाता था, तब कहा जाता था पर्सिया। ईरान का नामकरण तो बाद में हुआ है। तो लेकिन इनिशियली इट वाज कैरेक्टराइज एज पर्शिया इसको कहा जाता था। उसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि ये ऑटोमन्स हैं, ये ऑटोमन्स इस क्षेत्र में थे और पर्शियन इस क्षेत्र में, और दोनों के बीच संघर्ष और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता था। एक एम्पायर पर्शियन एम्पायर था, दूसरा ऑटोमन एम्पायर था। दोनों राइवल एम्पायर थे जिनके बीच संघर्ष होता रहता था। उसी क्रम में आपको सूचना मिलेगी, जब आप थोड़ा सा आ जाइए मध्यकाल में, तो आपको सूचना मिलेगी कि जैसे पहले तो ईरान पर मुस्लिम शक्ति कायम थी, खलीफा का शासन था, खलीफा प्रॉफेट मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे, और उसमें एक विशेष खलीफा का वंश था, उसको बोलते थे अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा का सीट ऑफ पावर बगदाद था, और ईरान का क्षेत्र अब्बासी खलीफा के अधीन रहा था। लेकिन जब 9वीं सेंचुरी में आके, 9वीं सदी में आके अब्बासी खलीफा का पतन हो गया। अब्बासी खलीफा के पतन के बाद बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां ईरान में फैल गई। उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में आप एक तुर्की शासक का नाम सुनोगे, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने ईरान पर कब्जा किया था, और बहुत समय तक गजनी के अधीन वो रहा था। तो ईरान उसका एक न्यूक्लियस रीजन था, मुख्य क्षेत्र था, और गजनी के अधीन ही फारसी भाषा साहित्य का पुनर्जागरण आया था। आपने एक नाम सुना होगा, फिरदौसी। तो फिरदौसी भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था पर्शियन का, जिसने शाहनामा नामक कृति लिखी थी। उसके बाद एक उमर खयाम नामक भी स्कॉलर का आपने नाम सुना होगा। तो पर्शियन अवेकनिंग में, उसको रेनेसा को बढ़ाने में, पुनर्जागरण लाने में, उसकी संस्कृति को प्रोत्साहित करने में इन स्कॉलर्स का बहुत बड़ा योगदान था। खैर चलिए, फिर जब महमूद गजनी के बाद फिर आगे गोरी वगैरह आए, लेकिन उनका कब्जा स्पष्ट रूप से वहां नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर मंगोल शक्ति का उद्भव हुआ चंगेज खान के अधीन। तो आगे चलकर मंगोलों ने ईरान पर हमला करना शुरू किया, और कुछ समय के लिए मंगोलों ने कब्जा कर लिया। तो कुछ समय तक तो मंगोलों को उसका नियंत्रण रहा। उसके बाद आपको सूचना मिलती है कि 1501 में 1501 में एक नई डायनेस्टी स्थापित हुई, जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो डायनेस्टी का नाम है सफावी वंश। सफावी, जैसे आप थोड़ी अपनी मेमोरी पर बल दीजिए, अगर थोड़ी आपको इतिहास में रुचि है, कि जब भारत में मुगल साम्राज्य था, मध्य एशिया में उज्बेक साम्राज्य था, तो पश्चिम एशिया में सफावी साम्राज्य था, और इसका संस्थापक था शाह इस्माइल। और ये लगभग 18वीं सदी के मध्य तक चला था। स्थापित तो हुआ था 1501 में, लेकिन ये 18वीं सदी के मध्य तक चला था। अब देखो, जैसे आज अगर हम सऊदी अरब और ईरान का विभाजन देखते हैं, तो हम मानकर चलते हैं कोई नहीं, ये शिया और सुन्नी का विवाद है, इसको लोग शिया और सुन्नी का विवाद मान लेते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी झलक दे दूं, ये शिया सुन्नी इस्लाम में क्या है। आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली प्रॉफेट मोहम्मद की परंपरा को तो दोनों मानते हैं। उसके बाद 4 उनके खलीफा हुए, उनके इमीडिएट खलीफा को निर्वाचित खलीफा ही मानते हैं। तो उनका इमीडिएट खलीफा हुए थे हजरत अबू बकर, और हजरत अबू बकर उनके रक्त संबंध से नहीं थे, उनके फादर इन लॉ थे। और हजरत अबू बकर के बाद उमर आए, उस्मान आए, और जो हजरत अली थे वो मोहम्मद पैगंबर के भतीजे भी थे और फातिमा के पति भी थे। तो एक तरह से उनकी पुत्री। तो उससे क्या है कि जो कुछ मुसलमानों का एक समूह मानता था कि देखो, वो तो उनके रक्त संबंध से प्रॉफेट मोहम्मद के जुड़े हुए थे, तो पहली दावेदारी तो उनको खिलाफत के पद पर होनी चाहिए थी। लेकिन वो पद अबू बकर को मिल गया, जो उनके रक्त संबंध से नहीं थे। तो इसी मुद्दे पर कुछ मुसलमानों ने इमाम
इमाम अली को ही मोहम्मद पैगंबर का वास्तविक उत्तराधिकारी माना और बाकी आरंभिक 3 खलीफाओं को हड़पकर्ता कहने की कोशिश की। तो वो एक आ गए शिया, वो शिया कहलाए जो इमाम अली की परंपरा से हैं, और जो आगे के तीनों खलीफा को मानते हैं कि ये 3 खलीफा हैं, उनके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और अली ही, इमाम अली ही हड़प करता है। तो वो सुन्नी समूह में आ गए और मेजोरिटी सुन्नियों का ही रहा। इस तरह से विभाजन तो चला आ रहा था। आप मानकर चलिए तो पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद ये 8वीं सदी से ही विभाजन चला आ रहा था। लेकिन और आज भी अगर कोई कहे कि भाई ईरान और बाकी अरब क्षेत्र और जो अरब देश हैं उनके बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो सामान्यतः लोग यही कहें कि देखिए ऐसा है, इन दोनों के बीच विवाद का जो कारण है वो कारण है धर्म, शिया सुन्नी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नहीं, धर्म सबसे पीछे अगर है तो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक, आर्थिक और फिर धार्मिक। और धार्मिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि 1501 में ईरान ने शिया धर्म को कबूल किया था शाह इस्माइल के अधीन, 1501 में। और 1501 में जब शिया को ये कबूल किया था तो क्या स्थिति थी मैं आपको बताता हूं। स्थिति इनकी यह थी कि ये देखिए, ये 1501 में जब इसने शिया धर्म को कबूल किया था तो उस समय शिया ग्रुप को या शिया परसेप्शन को, तो उसमें एक्चुअली दिक्कत क्या थी, जो ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये देखो, ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और ऑटोमन साम्राज्य का मक्का और मदीना दोनों ऑटोमन साम्राज्य का, मक्का और मदीना ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और ऑटोमन साम्राज्य अपने आप को सुन्नी विश्व का खलीफा घोषित करता था। और ऑटोमन साम्राज्य से सफावी साम्राज्य को सामरिक यू कैन से डिफरेंसेस था, क्योंकि दोनों के बीच निरंतर युद्ध और संघर्ष होते रहते थे। और ऑटोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के बीच एक तरह से आप कहें तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। उसका कारण जियोपॉलिटिकल था। और उधर उज्बेक मध्य एशियाई थे, वो भी सुन्नी थे, तो वो भी ऑटोमन साम्राज्य से कुछ अलायंस बनाने की कोशिश करते थे। और जो मुगल इंपेरर थे वो भी सुन्नी थे। तो मुगल इंपेरर को ऑटोमन इंपायर तो नहीं, लेकिन उज्बेक शासक बार बार ऑफर करते थे कि आइए हम लोग एक सुन्नी ग्रुप बनाएं जिसमें मुगल हो, उज्बेक हो और ऑटोमन इंपायर हो। लेकिन मुगल अपना हाथ पीछे खींच लेते थे, क्योंकि उनका भी एक सामरिक इंटरेस्ट था। उनका मानना था कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो सैयद है, स्वतंत्र है। तो उनके पीछे उद्देश्य यह था कि उनको लगता था कि चलो कम से कम सफावी साम्राज्य है तो बैलेंस ऑफ पावर तो बना हुआ है। हालांकि उस समय बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुगल अपने आप को ऑटोमन के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, क्योंकि ऑटोमन अपने आप को खलीफा मानते थे और मुगल भी अपने आप को खलीफा मानते थे। वो कहते थे नहीं, हम आपके अधीन नहीं है। तो बेसिकली खैर चलिए, ये चक्कर था। तो मैं आपको बताना चाहता कि ये जो बेसिकली आप ईरान का रीजन देख रहे हो, ये ईरान का रीजन इनसे अलग था। जैसे ये बाकी का बाकी जो क्षेत्र है वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत है, और ठीक ऑटोमन साम्राज्य के पैरेलल में ईरान था। और चूंकि ऑटोमन साम्राज्य ने अपने सुन्नी इस्लाम से अपनी पहचान बनाई थी, तो ऑटोमन साम्राज्य से अपनी पहचान को अलग करने के लिए ईरान ने शिया धर्म को, आई थिंक, आर यू क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये बन गए शिया, ये रहे सुन्नी। खैर एनीवे, अब आगे की स्थिति देखिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलिए, पहले तो सफावी साम्राज्य था, और सफावी साम्राज्य का जब पतन हुआ तो लगभग वो 18वीं सदी के मध्य में, तब एक और भी आया, उसका नाम था कजर इंपायर, मतलब एक कजर डायनेस्टी। उसको कजर डायनेस्टी नाम देते हैं प्राय, कजर डायनेस्टी। तो ये जो कजर डायनेस्टी था, ये कजर डायनेस्टी ने लगभग शासन किया। और ये डायनेस्टी 18वीं सदी के मध्य से लेकर लगभग 1925 तक शासन, या 1937 या 1925 तक शासन किया, मैंने 20वीं सदी के आरंभ तक शासन किया। और यही जो कजर डायनेस्टी थी, उसने क्या किया कि ईरान में चूंकि शिया धर्म था, तो शिया उलेमाओं को, क्लरिक्स जिसको बोलते हो धार्मिक मुखिया या उलेमा कहते हैं धार्मिक मुखिया को, उनको अपने शासन में बहुत ऊंचा स्थान दिया। उनका पूरा हायरार्की बना दिया कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो उलेमाओं के एडवाइस से होते थे। तो उलेमाओं का सशक्तिकरण करने में इस कजर डायनेस्टी का बहुत बड़ा योगदान था।
नीचे से ऊपर तक जो आप ईरान में देखते हो उलेमाओं का वर्चस्व और एक पद अयातुल्ला का क्रिएट होता है, वो कजर डायनेस्टी के समय उसकी पृष्ठभूमि बन चुकी थी और ईरान के प्रशासन का धार्मिकरण हो चुका था और ऐसा किया गया था राजनीतिक कारणों से। वहां पर सिया उलेमाओं का वर्चस्व था ईरान में। फिर 1925 में एक रेजा खान करके एक सैनिक कमांडर था। 1925 में रेजा खान नामक वो सैनिक कमांडर ने, जिसका नाम रेजा खान था, उसने कजर डायनेस्टी को गिराकर सत्ता अपने हाथों में लिया, पावर को सीज कर लिया और यही कहलाया, इसने अपने आप को ईरान का शाह घोषित कर दिया। जैसे आप एक टर्म मिलता है आपको ईरान का शाह, ये जो शाह शब्द आपको मिलता है ये यहीं से मिलता है। उसने अपने आप को ईरान का शाह घोषित कर दिया। इसका नाम था रेजा खान और ये कहलाने लगा रजा शाह पहलवी। अपने इस टाइटल में आ गया। और रजा शाह पहलवी ये एक बड़ा अलग तरह का शासक था, क्योंकि यह वैसे भी ईरानी उलेमाओं से परेशान था, धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा ईरान पर हो रहा था। तो आप लोग अगर इतिहास पढ़ोगे तो दो व्यक्तित्व आपको इस्लामी जगत में ऐसे मिलेंगे जो बहुत एक्सेप्शनल है। एक आपको इस्लामी जगत में एक व्यक्तित्व मिलेगा जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप में बहुत लोग तो बहुत प्रबुद्ध हो, मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में। तुर्की जो इस्लामी जगत का हेड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वही मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की का पश्चिमीकरण कर दिया। उसी तरह से रजा शाह पहलवी ने ईरान का पश्चिमीकरण शुरू कर दिया। खैर, आगे चलकर रजा शाह पहलवी का उत्तराधिकारी दूसरा रजा शाह हुआ, उनका भी नाम रजा शाह ही था। और वो जो दूसरा रजा शाह हुआ वो बेसिकली उसका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। इस तरह से पहलवी और पहलवी के दोनों पिता पुत्र ने ईरान पर शासन किया और ये पश्चिम के प्रभाव में आ गए। और वही समय है कि मैं आपको बताऊं कि मतलब 1930 के दशक से ही ईरान में पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा। और ईरान में पेट्रोलियम का उत्पादन 1930s में ही एक तरह से शुरू हो गया था। और यहाँ पर एक कंपनी काम कर रही थी जिस कंपनी का नाम था एंग्लो ईरानी कंपनी। मतलब वो एंग्लो ईरानी कंपनी थी, मतलब एक इंग्लैंड ने एक पेट्रोलियम निकालने के लिए कंपनी बनाई थी। क्योंकि देखो, अब पेट्रोलियम भंडार की खोज ईरान में हुई, इराक में हुई और सऊदी अरब में हुई। सऊदी अरब में अमेरिकन कंपनी पहुंच गई, इराक में जर्मन कंपनी पहुंच गई, ईरान में ब्रिटिश कंपनी पहुंच गई। एक्चुअली इन लोगों के पास तेल का भंडार तो था, लेकिन तेल को निकालने के लिए जो तकनीकी की आवश्यकता है या मार्केटिंग की जरूरत है, तो ना तो इनके पास तकनीकी थी, ना इनको मार्केटिंग करने आता है। तो यूरोपीय कंपनी आ गई, उसने कहा कि ऐसा है कि हम आप लोगों के पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करेंगे और हम इसका मार्केटिंग भी करेंगे और प्लस आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं, सारा एक्सपेंडिचर हम करेंगे और जो मुनाफा होगा उसमें हम आपको रॉयल्टी देंगे। तो शुरू में तो उनको ठीक ठाक रॉयल्टी मिलते थे और बड़ी गरीबी में रहे थे, तो रॉयल्टी से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। लेकिन आगे चलकर रॉयल्टी के मुद्दे पर उनका विवाद धीरे धीरे होना शुरू होगा। उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि जब जब तक रजा शाह पहलवी था तो लगभग डिक्टेटर था। और रजा शाह पहलवी के बाद जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी उसी का उत्तराधिकारी हुआ, तो उसके समय एक बड़ा ही सशक्त प्राइम मिनिस्टर पद पर आया। और जो सशक्त प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था मोसादेक। तो वो मोसादेक पर कह सकते हो कि बेसिकली ये थोड़ा सा एंटी इंपेरियलिस्टिक इसका अप्रोच था, मतलब साम्राज्यवाद विरोधी इसका दृष्टिकोण था। जो मोसादेक था उसका मानना था कि नहीं, हमें पश्चिमी शक्तियों का विरोध करना चाहिए। तो मोसादेक ने धीरे धीरे वहां पर वातावरण बनाना शुरू कर दिया, विशेषकर इसलिए कि अब धीरे धीरे वो जो अरब क्षेत्र के देश थे या पश्चिम एशिया के देश थे, उनको ऐसा लगने लगा था जो पेट्रोलियम उत्पादक देश थे कि देखो भाई, ये जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है वो हमारे लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि ये जो घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि एक तरफ उनका ये कहना था कि भाई ये जो पश्चिमी कंपनियां हैं वो तेल का उत्पादन करती है और 80-90% मुनाफा खुद चबा जाती है और मात्र 10% हमें देती है रॉयल्टी के रूप में या 15% रॉयल्टी के रूप में देती है। इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। और तब मोसादेक ने एक बड़ी हिम्मत का काम किया। उस मोसादेक ने एक बड़ी बहुत जोखिम का क्या काम है वही मैं आपको बताना चाहता। इसने 1951 में जो एंग्लो ईरानी कंपनी थी
जो ब्रिटेन की कंपनी थी, उसमें ब्रिटिश कैपिटल लगी हुई थी, ब्रिटिश तकनीकी थी, उसने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ब्रिटेन को बड़ा गहरा धक्का लगा। ब्रिटेन को लगा कि तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी, ये तो खरबूजे को देख कर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर आज ईरान ने ऐसा किया तो बाकी देश भी ऐसा करने लगेंगे। और मैं आपको बताऊं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो आप मिस्र देख रहे हो, मिस्र में उसका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। सॉरी, ये जो मिस्र देख रहे हो आप, उसमें इसका अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि ये मिस्र में ये जो आप देख रहे हो, ये लाल सागर जा रहा है, लाल सागर। तो लाल सागर और इसके बीच पहले तो डायरेक्ट लिंक नहीं था, फिर बाद में यहाँ पर स्वेज नहर बन गया। तो स्वेज नहर बन जाने से लिंक बन गया डायरेक्ट भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच। ये स्वेज नहर पर ब्रिटिश ने बनाया, तो फ्रेंच ने था स्वेज नहर, लेकिन ब्रिटिश ने उस पर अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं डर लगा ब्रिटेन को कि मोसादेक के इस कदम से कहीं ऐसा न हो कि मिस्र को भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए कि मिस्र ये स्वेज नहर पर कब्जा कर ले। तो वो डर गया और डर कर सोचा कि कुछ करते हैं। तो उसने यूएसओ को, जो यूएसए उस समय एक्टिव था वहां, तो यूएसओ को उसने समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखियो ऐसा है सॉरी, यहाँ पर कई सूत्र एक दूसरे से जुड़ते हैं, और मैं कोशिश ये करना चाहता हूं कि चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम में, अगर जनरल क्लास होता है तो उसमें तो चलिए एक पार्ट में आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके इस लेक्चर में चुनौती बड़ी होती है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आपको देने होते हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस और स्टूडेंट्स के बीच कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना आसानी से आपको समझ में आ जाए, मैं कोशिश करता हूं कि उस आसानी से आपको समझा दूं। लेकिन चूंकि कम समय में ज़्यादा मुद्दे कहने होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी होती हो, तो थोड़ा सा आप लोग भी, हम पुश करते हैं, आप थोड़ा पुल करिए प्लीज़। तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता कि बेसिकली अब अमेरिका, चूंकि उसमें तक शीत युद्ध शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य सोवियत रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री था, पश्चिम के पूंजीवादी देश थे, आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुन ही रखा है। तो अब ब्रिटेन ने अमेरिका को का कान भरना शुरू कर दिया कि देखिए, ये मोसादेक कम्युनिस्ट के प्रभाव में है और ये सोवियत रूस के प्रभाव में ऐसा किया है, ये भविष्य में खतरे की घंटी है। तो अमेरिका को भी लगा कि आज ईरान ने किया है, कल किसी दूसरे कंट्री ऐसा कर सकता है। बस अमेरिका ने मोसादेक की सरकार को 1953 में मोसादेक की सरकार को गिरा दिया। जब मोसादेक की सरकार को उसने गिराया, और ऑलरेडी उसमें मोहम्मद रजा शाह पहलवी पावर में आ गया, क्योंकि मोसादेक ने उसकी बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, तो वो पावर में फिर आ गया, और फिर ईरान का शाह अपनी बुलंदी में आ गया, और अब वो बन गया अमेरिका का पिट्ठू, मन अमेरिका का पिछलग्गू। इस तरह से ईरान अब अमेरिका का एक पिट्ठू बन गया। रजा शाह, मोहम्मद रजा शाह पहलवी अमेरिका के मतलब एक पिलर के रूप में काम करने लगा अरब क्षेत्र, पश्चिम एशिया में। तो धीरे धीरे वहां पर जो उलेमा लोग थे, जिसको कजर डायनेस्टी के समय बहुत पावरफुल बना दिया गया था, उसको सुलगने लगा। उसी में एक उलेमा था जो निर्वासित जीवन बाहर जी रहा था, जिसका नाम था अयतुल्ला खुमैनी। 1979 में उलेमा ईरान में आकर और सीधे उसने एक विद्रोह भड़का दिया, विद्रोह, और विद्रोह को कहते हैं इस्लामी रेवोल्यूशन। तो जो इस्लामी रेवोल्यूशन, जो विद्रोह उसने भड़काया, बस इस्लाम एक बार पुनर्जीवित हुआ, और एक बार मतलब फिर वही जो रिलीजियस अफसर चला ईरान में, और युवाओं पर, और जो बहुत सारे वैसे भी धार्मिक सेमिनरीज थे जो काम कर रहे थे, वहाँ के जो युवा लोग थे, उन्होंने इस्लाम से शिक्षा पाकर और बहुत एग्रेसिव हो गए थे, और उन सभी ने बस अयतुल्ला खुमैनी के अंतर के झंडे के तले आ गए। और जब क्रांति का उसने बिगुल बजाया, तो मोहम्मद रजा शाह पहलवी से केस संभल नहीं पाया, तो मोहम्मद रजा शाह पहलवी यहां से भाग खड़ा हो, रजा शाह पहलवी वहां से भाग खड़ा हो। ओके, तो उसके बाद फिर अब ईरान पर अयतुल्ला खुमैनी का कब्जा हो गया। ये घटना 1979 की है। जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो ये घटना के बारे में आपको लिखा हुआ ईरानी क्रांति, दैट इज कॉल्ड ईरानी क्रांति, इसको ईरानी रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो चलिए, अब इतना ही हो जाता तो ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, जो युवाओं का जो एक जो धार्मिक शिक्षा से ग्रस्त जो युवा थे, उनको लगा कि अरे सबसे बड़ा विलेन तो अमेरिका है, हमेशा अमेरिका हमारे मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है यूएसए ने। तो उसने तुरंत यहाँ से कदम उठाया और अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया, और अमेरिकी दूतावास में उस पर हमला करके और उसे अमेरिकी राजनयिकों को पकड़ लिया, गिरफ्तार करके, और उनको एक तरह से नजरबंद करके रख दिया।
इसको कहते हैं हॉस्टेज क्राइसिस। अमेरिका और पूरी दुनिया चकित रह गई, भाई दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के दूतावास की यह स्थिति। और अयातुल्ला खुमैनी ने भी सपोर्ट कर दिया। उसने कहा कि देखिए ये सब जासूस या गुप्तचर का काम कर रहे थे हमारे विरुद्ध, अमेरिकन के पक्ष में, इसलिए मैंने इन राजदूतों को पकड़ा है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के तो खिलाफ था। तो ये 444 दिन तक हॉस्टेज क्राइसिस चली। एक मिलिट्री ऑपरेशन भी करवाया था, उस समय जिमी कार्टर था, लेकिन वो सफल हुआ नहीं। और 444 दिन के बाद फिर वो निकले, वो भी आपस में इसके मतलब थोड़ी सहमति के तहत। तो वहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है, जो अभी आप देखते हो न्यूक्लियर ट्रीटी से लेकर हर चीज में व्यक्त हुई है। तो ईरान की कहानी तो अलग जा रही है। अब ईरान की कहानी से ही जुड़ी हुई, अब देखिए ये जो अरब क्षेत्र की कहानी है, ये उनसे अलग चल रही है। इसमें ऐसे हुआ कि ये सब पूरा का पूरा जो अरब क्षेत्र था, यह ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। और अगर आप इतिहास में पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप कहते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन साम्राज्य है, वो ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो ये इसको बेसिकली ये जो ऑटोमन एम्पायर था, उसको जर्मनी से ही प्रोटेक्शन मिलता था, जर्मन इन्वेस्टमेंट था, तो जर्मनी के करीब अपने आप को समझता था। इसको कहते थे सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य को। लेकिन ये सब युद्ध हार गए। और युद्ध हार गए तो आपने एक फेमस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुन ही रखा होगा। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सभी को दंडित किया गया। उसमें जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई, ऑस्ट्रिया पर सेंट जर्मेन की संधि थोप दी गई, और ऑटोमन साम्राज्य पर सेब्रे की संधि थोप दी गई। हालांकि उसकी एक अलग कहानी है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे नहीं माना, अपने पावर को रिअसर्ट किया। लेकिन मैं अभी फिलहाल उधर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इधर जाना चाहूंगा। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, देखो हम आ रहे हैं वर्तमान पर। जैसे चाइना का इस एग्रीमेंट को मैं कहां देख रहा हूं, अब गौर करना। दुनिया का पहला मॉडर्न सुपर पावर, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट मेडिवल, मेडिवल नहीं, मॉडर्न, पहला दुनिया का मॉडर्न सुपर पावर ब्रिटेन था। तो जैसे अमेरिका के दुनिया के बाकी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व था, उसी प्रकार से अगर ब्रिटेन का देखोगे तो देखिए अब अरब सागर में भी और अटलांटिक महासागर से होकर जब आप केप ऑफ गुड होप की तरफ जाते हो, तो पूरे साउथ अफ्रीका जो केप क्षेत्र है, जहां से मेन रूट है, वहां पर ब्रिटेन का कब्जा था। यहां पर स्वेज नहर जो मेन रूट था, उस पर ब्रिटेन का कब्जा था। और ब्रिटेन की नौसेना सबसे बुलंद नौसेना थी। और ये पूरी जो ये क्षेत्र तुम देख रहे हो, इस पर ब्रिटेन धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था, और उसका प्रभाव भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि ऑटोमन साम्राज्य को हरास करना था, तो ब्रिटेन ने एक चाल चली। उस समय जो अरब के लोग थे, हालांकि थे तो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, लेकिन उनको ऑटोमन साम्राज्य से नफरत थी। वो उसको ऑटोमन किंग को अपना किंग नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भाई देखिए, हम तो मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं, और ये तो तुर्क हैं, और ये अपने आप को खलीफा बोलते हैं, तो फिर हम लोग क्या हैं। उसी में ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का हुआ करता था, बड़ा प्रतिष्ठित था अरब क्षेत्र का, उनका नाम था हुसैन। तो हुसैन और हुसैन का बेटा फैसल था। एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था लॉरेंस। वो अरबिया क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल था। उसको कहते थे लॉरेंस ऑफ अरेबिया। वही जो हुसैन का बेटा जो लॉरेंस, फैसल था, उससे लॉरेंस की व्यक्तिगत मित्रता थी। तो ब्रिटेन ने एक चाल चली, उसने फैसल और हुसैन के साथ एक समझौता किया। कहा कि आप ऐसा करिए कि आप तुर्की के अधीन एक विद्रोह भड़काइए, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, और घबराइए मत। जब वो अपनी सेना लेकर आपके दमन के लिए आएगा, तो हम अपनी सेना भेज देंगे, और आपका वह दमन नहीं कर पाएगा। ये इनका कहना था। और इसका ये कहना था कि देखिए ऐसा है कि जब वो दमन आपका चूंकि नहीं कर पाएगा, और फिर हमारी सेना वहां पहुंच जाएगी, और आप प्रतीक्षा करिएगा, ये वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही हम पूरी अरब क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक अरब राष्ट्र बना देंगे। इसको कहते हैं हुसैन के साथ पहला एग्रीमेंट ब्रिटिश ने किया। और ब्रिटिश ने दूसरा एग्रीमेंट कर लिया फ्रांस के साथ, जिसको सीक्रेट ट्रीटी कहते हैं। उसको कहते हैं साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, साइक्स-पिकोट समझौता। उधर उसने हुसैन को कुछ अलग वादा किया। इधर 1915 में उसने फ्रांस के साथ एक साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट कर लिया, और दोनों ने मिलकर यही विचार किया कि ऐसा है कि वॉर के बाद हम पूरे अरब क्षेत्र को आपस में बांट लेंगे। तो हुआ कि वे पूरे अरब क्षेत्र को आपस में बांट लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि बाद में इनको धोखा देने की योजना उन्होंने बनाई।
अब ये बात तो हुसैन को पता नहीं, हुसैन ने विद्रोह खड़ा किया, वास्तव में तुर्की ने सेना भेजी, ब्रिटिश सेना गई, इस क्षेत्र को आजाद करवाया। और जब 1920 में जो वॉर समाप्त होने के बाद जब एक ट्रीटी हुई, वही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, तो जब अरब क्षेत्र के निर्णय की बात हुई तो पहले तो इन लोगों ने चाहा कि हम इन दोनों देशों ने चाहा कि हम बांट लें, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन तब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट विल्सन आ गए थे और विल्सन पुराने उपनिवेशवाद को नहीं मंजूर कर रहे थे। तो विल्सन ने एक नई प्रणाली चलाई थी, मैंडेट प्रणाली। तो मैंडेट प्रणाली भी एक तरह से उपनिवेशवाद का ही रूप था, लेकिन थोड़ा परिष्कृत रूप था। उसमें कहना यह था, यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अमुक राज्य के अधीन कर दिया जाए, और माने अमुक यूरोप पश्चिमी देश के अधीन कर दिया जाए, और वो अपना विकास करेगा, और जब विकास होगा तो इसको हम स्वतंत्र कर देंगे। उसको मैंडेट सिस्टम कहते थे, संरक्षण प्रणाली, संरक्षण प्रणाली। उसी संरक्षण प्रणाली के तहत क्या किया ब्रिटेन ने, कि फ्रांस ने ग्रेटर सीरिया, जिसमें क्या देख रहे हो, लेबनान का क्षेत्र है, पैलेस्टाइन का क्षेत्र है, अब इजराइल का भी क्षेत्र हो गया, वो भी क्षेत्र है, जॉर्डन का क्षेत्र है, ये सब ग्रेटर सीरिया का हिस्सा था, इसको फ्रांस के संरक्षण में रख दिया। और जो फिलिस्तीनी क्षेत्र एक्सक्लूसिवली है और इराक का क्षेत्र है, उसको ब्रिटेन के संरक्षण में रख दिया। हालांकि ब्रिटेन ने इराक का शासक फैसल को बना दिया, हुसैन के बेटे को, हालांकि चाहा कि उस पर नियंत्रण बना के रखें। उधर उसने एक हुसैन का दूसरा बेटा था अब्दुल्ला, उसको जॉर्डन का शासक बना दिया। और हुसैन को उसने हिजाज, इसको जिसको आप सऊदी अरेबिया कहते हो, ये सऊदी अरेबिया तो नाम बाद में पड़ा है, इसका पहले नाम था हिजाज। तो हुसैन को उसने हिजाज का शासक बना दिया, दैट वाज हिजाज। और अरब क्षेत्र को कई टुकड़ों में बांट दिया। ये सीधा हुसैन के साथ धोखा था, लेकिन खैर उसने बर्दाश्त किया, उसके पास कोई चारा नहीं था, और ये अरब क्षेत्र उसी समय से बट गए। अब देखिए यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, इराक में तो फैसल एक योग्य शासक निकला, लेकिन यहां जो खुद हुसैन था वो हिजाज को संभाल नहीं पा रहा था, हम लोग ठीक से नहीं संभाला था, और सबसे बढ़कर वो ब्रिटेन के पिछलग्गू के रूप में काम कर रहे थे। इसी बात पर धीरे धीरे उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया, हुसैन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। उसमें अब्दुल अजीज सऊद करके एक लीडर था, वो बड़ा ही पॉपुलर सपोर्ट उसके साथ था। वही सऊदी, वही आप देखेंगे, जो अब्दुल अजीज सऊद है, उसने हिजाज पर कब्जा कर लिया, हिजाज पर उसने कब्जा कर लिया, और 1932 में इसका नाम बदलकर कर दिया सऊदी अरब। तो 1932 से ये सऊदी अरेबिया कहा जाने लगा। तो यही अलग कहानी है सऊदी अरेबिया की। ये सब जितने आप देख रहे हो अरब क्षेत्र हैं, या इवन इजिप्ट तक, क्योंकि इजिप्ट थोड़ा पहले स्वतंत्र हो गया, बाकी बाद में, ये सब ऑटोमन साम्राज्य के ही शिशु हैं। जो वर्तमान में ऑटोमन साम्राज्य सिमट कर एक छोटा सा तुर्की हो गया है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का ही शिशु है। लेकिन ईरान को अपना इस बात पर गर्व है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र रहे हैं, स्वतंत्र साम्राज्य रहे हैं, और हम हमेशा ऑटोमन साम्राज्य से लोहा लेते रहे हैं। ये लोग सुन्नी है तो ये शिया हैं। हालांकि कुछ राज्य और भी शिया हुआ, जैसे यहाँ पर बहरीन हुआ, जैसे इराक का आप क्षेत्र देख रहे हो, जो जो निकला हुआ है ऑटोमन साम्राज्य से ही इराक निकला हुआ है, वो अलग नहीं है, ऑटोमन साम्राज्य का ही ये अरब क्षेत्र के अधीन, मतलब ऑटोमन साम्राज्य के ही अधीन था इराक। लेकिन इराक भी एक शिया राज्य ही है। इधर देख रहे हैं कि ये यमन है, उसमें एक अच्छी खासी जनसंख्या शियाओं की है, अभी तो विवाद का शिकार है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब राज्य अस्तित्व में आए। अब देखिए, अब ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दोनों के बीच क्यों मतभेद बढ़ता गया और वो प्रेजेंट कंडीशन तक आ गया, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, मतभेद यूं शुरू हुआ कि जैसे ईरान है, तो ईरान अपने आप को बड़ा ही पावरफुल कंट्री समझता था। तो ईरान का जो शासक था, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, वो चाहता था कि उस पर हमारा वर्चस्व हो। ये वर्चस्व की लड़ाई थी। और इधर जो सऊदी अरेबिया हुआ, तो सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद अजीज सऊद था, सऊद वो खुद बहुत महत्वाकांक्षी था। और दूसरा आप देखोगे कि उनका बाद में उसका बेटा हुआ फैसल, ये दूसरा फैसल है, इराक वाला फैसल नहीं। तो ये उसका उत्तराधिकारी फैसल हुआ, वो भी उतना ही महत्वाकांक्षी था। वो अपने चाहता था कि नेबरहुड पर हमारा प्रभाव बना रहे। लेकिन चलिए इस कहानी को थोड़ा छोड़ते हैं, तब तक एक उपकथा इजिप्ट में शुरू हो। इजिप्ट है, वह इजिप्ट, वहां पर दो विचार है जो अरब क्षेत्र में टकरा रहे थे। एक विचार कहते हो, उसको कहते हैं अरब राष्ट्रवाद। अरब राष्ट्रवाद,
दैट इज कॉल्ड अरब राष्ट्रवाद। एक विचार है, उसको कहते हैं अरब राष्ट्रवाद। मतलब अरब क्षेत्र में कुछ चिंतक ऐसे थे जो कहते थे कि पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर एक अरब राष्ट्रवाद बनाना चाहिए, और इसका नायक बन गया मिस्र और सीरिया। तो मिस्र और सीरिया के द्वारा अरब राष्ट्रवाद को पुश किया जा रहा था। अब देखो, ये राजनीतिक कारणों से है। मिस्र सोच रहा था कि अरब राष्ट्रवाद के नाम पर, आपने एक मिस्र के एक मिलिट्री जनरल का नाम सुना होगा जो पावर में आ गया था 1958 में, सॉरी 1958 नहीं, 1952 में। एक शासक था, वो शासक बन गया था, तानाशाह बन गया था बेसिकली, और नेहरू के बहुत करीब था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक में भी उसका नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, कर्नल नासिर। तो कर्नल नासिर एक पावरफुल किंग इजिप्ट में बना, एक मिलिट्री ऑफिसर था। तो जो नासिर है, वह नासिर ने झंडा उठाया अरब राष्ट्रवाद का। उधर सीरिया भी कभी कभी अरब राष्ट्रवाद का झंडा उठाता था कि अरब क्षेत्र को मिलाकर एक राष्ट्र बनाएंगे। तो उनका कहना था कि भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से अरब पहचान पहले है और मुस्लिम पहचान बाद में है। तो जो कर्नल नासिर है, उसका सेकुलर नजरिया था, वो मुस्लिम पहचान पर बल नहीं देता था। वो बोलता था कि अरब पहचान पहले है, अरब भाषाई और संस्कृति पहले है। इधर आप देखते हैं सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया को लगता था कि अगर इराक और चाहे सीरिया, अगर कोई सफल हो गया अरब राष्ट्रवाद को फैलाने में, तो हमारा तो कद छोटा हो जाएगा। तभी आप देखोगे यहाँ पर एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ये रूढ़िवादी इस्लामिक आंदोलन। एक नाम आपने सुना होगा, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, और बहावी आंदोलन से ही मिलता जुलता एक आंदोलन था। बहावी आंदोलन था, वो धार्मिक कट्टरता पर बल देता था। वो कहता था कि इस्लाम को हम पुराने स्वरूप में वापस लौटाएंगे, यानी इस्लाम हैड टू मूव टू इट्स बैकवर्ड डायरेक्शन। हम इस्लाम को उसी अवस्था में लाएंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद के समय था, और इस्लाम को उसके मूल अवस्था में हम फिर एक बार ले जाएंगे। तो ये किसका कहना था? यह कहना था बहावी मूवमेंट का। और बहावी से ही निकला हुआ और इसी से मिलता जुलता एक मूवमेंट था सलाफी मूवमेंट, सलाफी आंदोलन। तो ये आंदोलन बन गया सलाफी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन से निकला हुआ था सलाफी आंदोलन। उसके बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एक नाम मिलता होगा मुस्लिम ब्रदरहुड। ओके, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड आप देखते हो, ये मुस्लिम ब्रदरहुड एक पार्टी है जो अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया में, ब्रदरहुड माने अरब क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित है मुस्लिम ब्रदरहुड। और ये कहता है कि हम एक तरह से मुस्लिम शरीयत के कानून, जो मुस्लिम शरीयत आप जानते हो धर्मशास्त्र, तो हम मुस्लिम शरीयत के कानून फिर यहाँ लागू करेंगे। ये सब थोड़ा कट्टर धार्मिक पंथ से जुड़े हुए थे। और ये सबसे पहले जिसको तुम सलाफी आंदोलन या मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हो, इसका विकास सबसे पहले इजिप्ट में हुआ था। और इसका जो आइडियोलॉज था उसका नाम था हसन अल बन्ना। तो हसन अल बन्ना इजिप्ट में ही पैदा हुआ था और इजिप्ट में ही वो डेवलप हुआ था, इजिप्ट में ही मतलब एक्टिव रहा था। लेकिन उसको कर्नल नासिर और इजिप्ट के जो हुक्मरान थे उसने दंडित कर दिया हसन अल बन्ना को। तो हसन अल बन्ना तो दंडित हो गया, तो बहुत सारे जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग थे वो अरब क्षेत्र में इधर उधर भागने लगे। तो सऊदी अरब को मौका मिला और सऊदी अरब ने सोचा कि चलो हम इनको पनाह दे देते हैं। और सऊदी अरब ने अरब राष्ट्रवाद के समानांतर झंडा उठा लिया, इस्लामी बंधुता। क्योंकि अब सऊदी अरब को लगा कि अगर हमें अपने कद को बचाए रखना है तो हमें इस्लाम के काम को आगे बढ़ाना होगा और हमें इस्लामी पहचान पर बल देना होगा। उस समय जो पहले तो अब्दुल अजीज साउद थे, और अब्दुल अजीज साउद के बाद उनका उत्तराधिकारी फैसल हुआ सऊदी अरेबिया में। और इन दोनों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को पनाह दिया, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुलवाए, सलाफी विचारों को प्रोत्साहन दिया, बहावियों को संरक्षण दिया, और यही तय किया कि सऊदी अरब इस्लाम का मुखिया होगा। इसने देखो, अब यहाँ पर लगता है धार्मिक, लेकिन राजनीतिक कारणों से है। उनको लगता था कि मिस्र कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की तरफ जा रहा है और अरब राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, समाजवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, तो हम क्यों न इस्लाम को उसके मूल परिवर्तनवाद की तरफ ले चलें। तो ये जो पूरा का पूरा जो एजेंडा है, ये एजेंडा है सऊदी अरेबिया। इन दिस वे माय स्टूडेंट्स, दैट इज मूविंग फर्दर, ये जा रहा है। और इसी क्रम में हमने यहाँ ये पूरे के पूरे मूवमेंट को देखा है। तो ये इस तरह से आप देखते हुए खड़ा हुआ। अब ईरान का कि देखिए, ईरान
ईरान में जो 1979 में जो ईरान में जब क्रांति हुई, जो मैंने आपको बताया कि अयतुल्ला खुमैनी ने फिर एक बार वहां धर्म का प्रसार किया, तो ईरान अपने आप को शिया पहचान पर बल दिया और सऊदी अरेबिया सुन्नी पहचान पर बल दे रहा। हालांकि दोनों के कारण राजनीतिक थे। ईरान में अगर धार्मिक पुनरुत्थान हुआ तो अमेरिका के अगेंस्ट में या अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में, और सऊदी अरेबिया में अगर फिर एक बार सुन्नी इस्लाम का पुनरुत्थान हुआ तो इजिप्ट की प्रतिक्रिया में। ये दोनों का कारण राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। लेकिन दोनों ने अपने सुन्नी और शिया पहचान पर बल दी तो दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। और सामरिक दोनों के बीच है ही कि नेबरहुड में जो कंट्री है उसमें हम प्रभाव क्षेत्र कैसे बनाएं, क्योंकि ईरान चाहता है कि नेबरहुड के कंट्री इराक शिया है उसमें मैं अपने पैठ बनाए रखूं। वो चाहता है कि बहरीन में हमारी पैठ बनी रहे। ईरान इतना तक चाहता है कि यहाँ पर जो लेबनान देखते हो, लेबनान में भी उसने हस्तक्षेप किया। ईरान ने वर्तमान में, क्योंकि एक घटना तो और भी हो गई जिस घटना की हम चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे। एक घटना हो गई जिसको कहते हो 2010 में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसके लिए एक टर्म आता है। वो टर्म है एक खास अरब बसंत। पहले तो उसका नाम था डिग्निटी रेवोल्यूशन, प्रतिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन, लेकिन उसका नाम दे दिया गया अरब बसंत, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग शुरू हुआ 2010 के अंत में। ये शुरू हुआ ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया जो उत्तरी अफ्रीका में है, वाना क्षेत्र में ही है। और ट्यूनीशिया से शुरू हुआ, फिर मिस्र को फैला, तो मिस्र में परिवर्तन हुआ, ट्यूनीशिया में सरकार गिरी। मिस्र में आप देखोगे होस्नी मुबारक की सरकार गिरी, मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ स्थापित हुआ। फिर वहाँ से वो बढ़ गया सीरिया में और लीबिया में। तो लीबिया में तो वॉर का रूप ले लिया, कर्नल गद्दाफी की सरकार को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने गिरा दिया। तो उसके बाद सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ गया, और सीरिया में यही अरब बसंत का ही प्रभाव है। वहाँ पर एक अलवाइट ग्रुप, सिया ग्रुप कहीं एक शासक है, अलवाइट सिया कहीं एक ब्रांच है। तो आपने वहाँ पर नाम सुना होगा कि जो सीरिया है उस सीरिया में यही सिया सुन्नी का विवाद शुरू हुआ। तो सिया ग्रुप को जो संरक्षण दे रहा है वो ईरान संरक्षण दे रहा है, और सुन्नी ग्रुप को सऊदी अरेबिया संरक्षण दे रहा है। और अमेरिका भी सऊदी अरेबिया के पक्ष में पहले था, और उधर तुर्की भी, चूंकि सुन्नी ग्रुप का अपने आप को मुखिया मानता है, तुर्की भी उधर से सुन्नी ग्रुप को संरक्षण दे रहा था। बाद में सीरिया में आपने देखा कि आईएस भी वहाँ पर एक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सीरिया में भी एक गृहयुद्ध छिड़ गया जिसमें सिया सुन्नी दोनों हैं, उसमें भी सऊदी अरेबिया घुसे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे वहाँ भी ईरान अंदर घुसा हुआ है। इधर देखिए, जब अरब बसंत फैला तो अरब बसंत चला आया येमेन में। ये जो यमन देखते हो, ये यमन सऊदी अरेबिया के दक्षिण है। यहाँ पर एक सिया गुट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सना इसकी राजधानी है। 2014 में आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, हाउथी रेबेल्स। हाउथी वो विद्रोही है, उसने यमन पर कब्जा कर लिया, और यमन की राजधानी सना पर। अब सऊदी अरेबिया के लिए चैलेंज हो गया, और ईरान ने सीधा, चूंकि वो सिया ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाउथी मैंने डायरेक्ट सिया नहीं है, यजदी है, लेकिन वो अपने आप को सिया से ही पहचान करता है। तो ईरान उसको सीधा सपोर्ट यमन को करने लगा, और सऊदी अरेबिया यमन में, सीरिया में, लेबनान में और बहरीन में, इन सभी में, और इराक में, इन सभी में एक तरह से आप समझ ले तो गृहयुद्ध छिड़ गया। गृहयुद्ध इसलिए छिड़ गया क्योंकि एक तरफ से एक कोल्ड वॉर, शीत युद्ध छिड़ गया। एक तरफ से सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया, दूसरी तरफ से ईरान आ गया। दोनों ने उस पर एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ है सिया और सुन्नी का, लेकिन इन दोनों का अपना अपना सामरिक हित है। अब इसी मोड़ पर हम हैं जो हम वर्तमान पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड थोड़ा आपको पता रहेगा तो वर्तमान को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो वर्तमान में हम किन पहलुओं को देखें? हम आपके सामने 6 to 7 इशूज उठाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ये 6 to 7 इशूज को, 6 से 7 मुद्दों को देख लेंगे तो शायद इस टॉपिक पर आपके सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे। और कल को अगर आपको क्वेश्चन, चाहे वो मेंस में लिखना हो, इंटरव्यू में लिखना हो, आप बखूबी उसके साथ न्याय कर सकेंगे। तो चलिए हम कौन कौन मुद्दे उठाते हैं, देखिए। महत्वपूर्ण मुद्दे, इंपॉर्टेंट इश्यूज। चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक मुद्दा है, क्या
अमेरिकी वर्चस्व की समाप्ति होगी। क्या अमेरिकी वर्चस्व की समाप्ति होगी? क्या अमेरिकी वर्चस्व की समाप्ति होगी? ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। will it prove the end of American hegemony? पहला इश्यू है। चलिए पहले हम इसी इश्यू को उठाते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए कि पहले आपको दुनिया का पहले सुपर पावर को याद करना है। पहला सुपर पावर दुनिया का ब्रिटेन था, और ब्रिटेन ये जो पूरा, जिसको आप आज खाड़ी क्षेत्र कहते हो या वाना कहते हो, वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, उसका शॉर्ट फॉर्म है वाना, या फिर आप उसको मिडल ईस्ट कहते हो, मध्य पूर्व कहते हो, इस पूरी क्षेत्र पर ब्रिटिश वर्चस्व रहा था। वो पूरा ब्रिटिश का इलाका था, ब्रिटिश साम्राज्य का वर्चस्व मतलब प्रभाव क्षेत्र, हेजेमनी। लेकिन 1956 में शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा, आप में से बहुत लोग तो जो अच्छी पैठ रखते हो जानते होंगे, कि 1956 में स्वेज नहर संकट हुआ था। स्वेज नहर संकट में हुआ था ऐसा कि स्वेज नहर ब्रिटिश को लीज पर मिला हुआ था मिस्र से, इजिप्ट से। कुछ मुद्दे पर मतभेद हुआ। इस पर कर्नल नासिर, जो मिस्र का तानाशाह और प्रेसिडेंट था, उसने स्वेज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर दिया। स्वेज कैनाल के नेशनलाइजेशन के बाद जो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ब्रिटेन इसको सहन नहीं कर सका। फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर उसने मिस्र पर हमला कर दिया था। उसी को कहते हैं स्वेज नहर संकट। पूरे तृतीय विश्व के देश, जो उस समय नव स्वतंत्र जो एशियाई अफ्रीकी देश थे, उन्होंने समर्थन कर्नल नासिर को किया। ब्रिटिश की इस आक्रामक नीति की आलोचना की गई। सोवियत रूस ने भी बहुत उग्र विरोध जताया और चेतावनी भी दी ब्रिटेन और फ्रांस को और इजराइल को। और सबसे बढ़कर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ब्रिटेन का कोल्ड वॉर में, शीत युद्ध में पार्टनर हुआ करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसने भी ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रामक नीति के विरुद्ध वोटिंग की यूएनओ में। इस कारण से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। एक कहावत आपने सुनी होगी, बड़े ब्यावरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ब्रिटेन बहुत ब्यावरी होकर वह वहां से मिस्र से निकल गया। अब मिस्र से निकलने के बाद उसको फिर मध्य पूर्व में उसका प्रभाव छोटा होता गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया था, लेकिन अपने इकोनॉमिक एम्पायर को लूज कर दिया था, इंडिया को लूज कर दिया था। उसकी इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, तो ब्रिटेन अब ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं मध्य पूर्व में कर सकता था। उस समय हैरोल्ड विल्सन की सरकार थी, उसने पहले घोषणा की कि हम अब यहाँ से मध्य पूर्व से निकल रहे हैं। 1960s में ही उसने घोषणा की और 1971 में औपचारिक रूप में ब्रिटेन निकल गया। तो ब्रिटेन जब औपचारिक रूप में निकला, उस समय अमेरिका ने हालांकि थोड़ी प्रतिक्रिया भी दिखाई। अमेरिका ने कहा कि इस तरह से मध्य पूर्व को छोड़कर उत्तरदायित्वहीनता दिखाना क्या ब्रिटेन के लिए उचित है, क्योंकि उस समय अमेरिका शायद कोल्ड वॉर का इतनी बड़ी जवाबदेही स्वयं अकेले नहीं लेना चाहता था। मध्य पूर्व में शीत युद्ध चल रहा था और सोवियत रसिया का भी दबाव था। फिर बाद में उसको यूएसए ने संभाल लिया और पूरा यूएसए का इलाका बन गया। जैसे सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्रेसिडेंट था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उस समय सऊदी अरेबिया का शासक जो अब्दुल अजीज सऊद था, उसके साथ एक जहाज में बैठकर मिस्र के पास उसने एक समझौता किया था। और उस समझौता में उसने आश्वासन दिया था कि सऊदी अरब के तेल के बदले में अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा करता रहे। उसके आगे जब जिमी कार्टर आया प्रेसिडेंट बनकर, 1979-80 की बात कर रहा हूं, तो जिमी कार्टर ने स्पष्ट रूप में उसने खाड़ी देश के देशों की सुरक्षा को अमेरिका का दायित्व बताया। तो इस तरह से जो खाड़ी देश थे उसको अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी थी। ईरान उनका परंपरागत शत्रु था और मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान से उनका धार्मिक संघर्ष कम और सामरिक संघर्ष ज्यादा था, क्योंकि हर जगह उनके हित टकरा रहे थे।
तो चूंकि ईरान से सऊदी अरेबिया का तनाव बढ़ता जा रहा था, पहले तो मिस्र से हुआ, फिर ईरान के साथ उसका तनाव बढ़ा। तो जब तनाव बढ़ता जा रहा था उस समय, और ईरान ने जब परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही आक्रामक मूड में आ गया। अब हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब अब ईरान पर कुछ होना चाहिए और अमेरिका को खुलकर आना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो ईरान पर हमला किया जाए, जैसा कि इराक पर हुआ था। लेकिन और खाड़ी देश में इन देशों ने साथ भी यूएसए का दिया था। लेकिन जब बराक ओबामा ने 2015 में ओपन टॉक शुरू कर दिया, जिसको आपने जकपुआ का नाम सुना होगा, 5+1 टॉक्स, 5+1 देशों ने जब ईरान से परमाणु वार्ता शुरू की, तो सऊदी अरब को झटका लगा। बराक ओबामा की उदार नीति को उसने पलायनवाद की नीति समझा, और उसने सऊदी अरब ने यह सोचा कि देखिए, ऐसा है कि अमेरिका अपने दायित्व से बच रहा है, जो खाड़ी देश में उसको जो दायित्व निभाना चाहिए नहीं निभा रहा। खैर चलिए, बराक ओबामा जाने के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, और डोनाल्ड ट्रंप सिरफिरा प्रेसिडेंट, उसने बिल्कुल ही सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर दिया, और बिल्कुल ही ईरान के प्रति जो परमाणु समझौता था उसको तोड़ लिया। जो समझौता वार्ता चल रही थी, समझौता तो हुआ नहीं था, जो प्रोसेस चला था, जिसको जकपुआ कहते हो, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, उसके तहत 5+1 की वार्ता चल रही थी, उस वार्ता को बंद कर दिया और ईरान के प्रति आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। सऊदी अरेबिया संतुष्ट हो गया। सऊदी अरेबिया फिर प्रो अमेरिकन अपना अप्रोच लेकर चल रहा था। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातों से आंख मूंद ली। आप लोग न्यूज़पेपर में एक घटना पढ़ते होंगे, बहुत पहले घटित हुआ था, 2018 में ही घटित हुआ था। जमाल खाशोगी करके एक सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट था, और वह सऊदी अरेबिया के जो रॉयल हाउस था उसके अगेंस्ट में लगातार लिख रहा था। तो उस समय सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है, उसका नाम है मोहम्मद सुल्तान। तो मोहम्मद सुल्तान, जिसको आपने नाम भी सुना होगा, मोहम्मद बिन सुल्तान, MBS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो अचानक से काफी उग्र हो गया इस मुद्दे पर, और उसने तुरंत कुछ अपने एजेंट को फिट किया जो टर्की में जो सऊदी अरेबिया का जो उसका दूतावास था, उस दूतावास में उस जमाल खाशोगी को बुलाकर और उसकी हत्या कर दी, बड़े बूचर तरीके से। अब इस बात पर चर्चा होने लगी, यूएनओ ने इस मुद्दे को उठाया, तो एक आपराधिक मामला उसके ऊपर चलना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां भी आंखें मूंद ली, जमाल खाशोगी वाले मुद्दे को उसने दरकिनार कर। अब जब जो बाइडेन आए तो इन्होंने दो काम कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि भाई नहीं, जमाल खाशोगी का मामला फिर खुलेगा, आखिर ऐसा क्यों बूचर क्राइम हुआ। और दूसरा, उसने एक बात यह की कि ईरान के साथ फिर एक बार उसने परमाणु समझौता की वार्ता शुरू करने की पेशकश की और उसको फिर रिवाइव करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, बल्कि चूंकि यूएसए का झुकाव उधर एशिया पैसिफिक में इन्वॉल्वमेंट हो गया, इधर यूक्रेन वॉर में यूएसए का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। और यूक्रेन वॉर में यूएसए की पूरी कोशिश यह थी कि हम पूरी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को एक यूक्रेन के मुद्दे पर हम सोवियत रूस के अगेंस्ट में खड़ा करें और खाड़ी देशों को भी उसके अगेंस्ट में खड़ा करें। लेकिन जो उसका नियत उसने देखा, और लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन ने अपने आप को खाड़ी देश के, और चूंकि अफगानिस्तान से वो भाग कर आया था अमेरिका, तो वैसे भी सऊदी अरेबिया और बाकी जो उसके पार्टनर थे उसका कॉन्फिडेंस चेक कर चुका था कि देखो भाई, ये रिलायबल पार्टनर नहीं है। और दूसरा, उसने कुल मिलाकर यह बात भी कह दी कि नहीं, हम बहुत ज्यादा उनकी सुरक्षा को, तो इस बात से सऊदी अरेबिया को लगा कि भाई इस पर डिपेंड करना सही नहीं। तो खैर एनीवे, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यह समझ लो कि सऊदी अरेबिया ने भी एक विशेष काम किया, और उसने भी यूक्रेन के मुद्दे पर सोवियत रूस का सपोर्ट करते हुए, उस समय जो आप देखते हो ओपेक प्लस कंट्रीज ने मिलकर जो कम से कम 2 मिलियन बैरल तेल के प्रोडक्शन में कटौती की बात की थी, उस कटौती को उसने मान लिया। तो कुल मिलाकर उसका झुकाव रूसी गणतंत्र की तरफ, नॉट सोवियत रूस, सॉरी, रूसी गणतंत्र की तरफ रहा। मतलब आप जानते हो कि यूक्रेन और रूस के वॉर में जो खाड़ी देश है उनका झुकाव रूस की तरफ होना अपने आप में बड़ी अननेचुरल चीज थी। तो इसके बाद जब चाइना की जब ट्रीटी हुई, तो अब माय स्टूडेंट्स हमें याद आ गया स्वेज नहर का। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये एक लैंडमार्क कहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं अमेरिकी वर्चस्व की समाप्ति का द्योतक तो नहीं होगा। जिस तरह से स्वेज नहर संकट ब्रिटिश वर्चस्व की समाप्ति थी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह
सॉरी खाड़ी देश में यानी मिडल ईस्ट या वाना के क्षेत्र में ये अमेरिकन वर्चस्व की समाप्ति की घोषणा तो नहीं है, कहीं चीन वहां एक्सपेंड तो नहीं कर जाएगा। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अब देखिए दूसरा मुद्दा कि क्या इजराइल का बढ़ता हुआ प्रभाव सीमित हो जाएगा? विल growing influence of Israel be checked? क्या जो इजराइल का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा? अब ये इजराइल का मुद्दा क्या है? आप जानते हो यहूदियों को एक राष्ट्र दिलवाने का काम ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने किया था, और फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसने एक यहूदी जनसंख्या को बसाया जो बाद में एक इजराइल राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। अरब देशों ने उस राष्ट्र को मान्यता नहीं दी थी, और 3 भयानक वॉर हुए थे, 3 या 4 वॉर कह लो अगर लेबनान वाले वॉर को काउंट करते हो। तो ये भयानक युद्ध पर युद्ध हो रहे थे, और इजराइल का आइसोलेशन था, और इजराइल में जो यहूदी लॉबी वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए कभी भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट यहूदी लॉबी के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी जिताया तो यहूदी लॉबी ने जिताया, और आगे अगर डोनाल्ड ट्रंप को आने की संभावना होगी तो यहूदी लॉबी एक काफ़ी स्ट्रांग लॉबी है। तो अब क्या है कि अमेरिका का हमेशा प्रयास रहा कि हम इजराइल के आइसोलेशन को समाप्त करें। तो इजराइल के आइसोलेशन को समाप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहा, और सबसे पहले उसने निगोशिएटिंग टेबल पर, जो मैंने कल आपको बताया 1978 में मिस्र के शासक अनवर सादात को लाया, और अनवर सादात ने कैंप डेविड का समझौता 1978 या 79 में उसने इजराइल के साथ की। ये पूरे अरब देश को हिलाने वाला समझौता था, क्योंकि अरब देशों को किसी ने मान्यता नहीं दी और मिस्र ने मान्यता दे दी यूएसए के प्रभाव में। इस बात पर एक हमास मिलिशिया ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, और फिर नौबत यह आ गई कि उसका एसेसिनेशन 1981 में हो गया, उसकी हत्या हो गई। तो ये जो घटना है, उसके बाद फिर अमेरिका प्रयासरत रहा। फिर 1994 में जॉर्डन के साथ इजराइल का समझौता हो गया, और 2020 में, जिसको आप अब्राहम एकॉर्ड कहते हो, 2020 और 21 में, उसमें पहले यूएई ने समझौता किया, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर बहरीन ने उस पर हस्ताक्षर किया, मतलब इजराइल के साथ समझौता किया, और फिर 2 देश थे सूडान और मोरक्को। तो सूडान और मोरक्को के अपने कुछ कुछ कंप्लेन थे, जैसे सूडान को अपने पश्चिमी सहारा में कुछ भूभाग चाहिए था, मोरक्को के कुछ अपने कंप्लेंट्स थे। इन सारे कंप्लेंट्स को दूर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको समझाया और प्रभाव क्षेत्र में लिया, उन्हें भी उसने इस अब्राहम एकॉर्ड पर समझौता करवा दिया। तो मतलब यह है कि जो अब्राहम एकॉर्ड पर समझौता हुआ तो ये पूरे अरब क्षेत्र में, नंबर 1। नंबर 2 कि अब यह प्रयास करने लगा यूएसए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया इन दोनों के बीच मित्रता करें, और हम ईरान के अगेंस्ट में इनको मोबिलाइज करें, क्योंकि अमेरिका का ईरान से डायरेक्ट आप समझ सकते हो, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एग्रेसिव अप्रोच था। तो चाहता था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का फ्रेंडशिप करवाकर पूरे अरब देश को मोबिलाइज कर दे, और इजराइल दोनों मिलकर, और वह ईरान के अगेंस्ट में यहाँ हम पूरे अरब कंट्रीज को मोबिलाइज करें। सऊदी अरेबिया इजराइल के प्रति सॉफ्ट हो रहा था, निकटता आ रही थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इजराइल के साथ डायरेक्ट समझौता करे। अब्राहम एकॉर्ड पर भी उसने हस्ताक्षर नहीं किया। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरेबिया की निकटता बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसमें भी तुम इतिहास में जाओगे तो सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हुआ था कि इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर हमला करके, और उसका एक अल अक्सा मॉस्क है जो बहुत मतलब इस्लाम के लिए बहुत ही पवित्र मॉस्क है, मस्जिद है अल अक्सा, उस पर कब्जा किया हुआ था। इसी पर सऊदी अरेबिया अपने आप को इस्लामी जगत का मुखिया, सुन्नी
जो इस्लाम है उसका वो मुखिया समझता है, तो अल अक्सा मॉस्क के मुद्दे पर वो इजराइल का विरोध कर रहा था, इसलिए कभी भी सऊदी अरेबिया डायरेक्ट उससे लिंक नहीं हो पाया। लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध तो बन रहे थे, लेकिन यह जो एग्रीमेंट हो गया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच, क्या यह इजराइल के लिए आइसोलेशन तो फिर नहीं बन जाए? दूसरा जो धीरे धीरे उसको लाया जा रहा था कि वो आइसोलेशन तो नहीं बन जाएगा। चलिए दूसरा मुद्दा। अब चलिए हम तीसरा मुद्दा लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड वन इशू? अब तीसरा मुद्दा है कि सऊदी अरब ने यह निर्णय क्यों लिया। सऊदी अरब जो अपने आप को सुन्नी इस मुसलमान मुखिया का हेड समझता है, सऊदी अरब ने निर्णय क्यों लिया? Why did Saudi Arabia take such decision? भाई सऊदी अरेबिया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? Why did सऊदी अरेबिया टेक सच अ डिसीजन? देखिए उसका निर्णय लेने की वजह क्या थी, क्योंकि आप याद करें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के साथ अपना संबंध तोड़ लिया था, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का जमाल खाशोगी के मुद्दे पर भी जब वो न्यूट्रल हो गया था और उसका झुकाव सऊदी अरेबिया की तरफ हो गया था, तो यही समय है कि जब सऊदी अरेबिया ने एक तरह से, उसमें मोहम्मद बिन सुल्तान जो उसका प्रिंस था, उसने घोषणा की कि किसी भी स्थिति में सऊदी अरब ईरान से समझौता नहीं करे, और वो सऊदी अरब ने ईरान से समझौता कर लिया। क्या वजह हो सकती? तो उसका यूएसए पर से कॉन्फिडेंस हिल गया। उसको लगा कि हम अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करें, हम अब एक लोकल ग्रुप के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि जब अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी हटी तो सऊदी अरब ने सोचा कि अब हमें अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना है, और रिलेशन डाइवर्सिफाई तभी होगा जब तनाव का माहौल अब इस खाड़ी क्षेत्र से समाप्त होगा। उसका मानना था कि जब तक खाड़ी क्षेत्र से और वेस्ट एशिया से तनाव का माहौल समाप्त नहीं होता है, तब तक हमें अमेरिका पर निर्भरता रहेगी, इसलिए हम यूएसए पर अपनी निर्भरता कम करें। और हम नंबर वन, नंबर टू, कि सऊदी अरेबिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के साथ था, और चाइना ने एक तरह से दोनों पार्टी को काफ़ी ज़्यादा पैकेज दे रखा था। क्योंकि अब मैं ईरान वाला मुद्दा भी बताऊंगा कि ईरान को क्या लाभ था, लेकिन सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत डीप होता जा रहा था। आप याद करें इस यूक्रेन वॉर के मुद्दे पर भी सऊदी अरेबिया ने अपना झुकाव रूस की तरफ दिखाया और व्लादिमीर पुतिन की तरफ दिखाया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जो ओपेक प्लस कंट्रीज की जो बैठक हुई, उसने निर्णय लिया कि हम तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे, उसने कम कर दिया। जबकि जो बाइडेन गए और जो बाइडेन ने यात्रा करके सऊदी अरेबिया और कुछ और पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहा कि देखिए रूस ने जो तेल की आपूर्ति रोकी है, या फिर वो जो वह कहीं ना कहीं वो पेट्रोलियम ब्लैकमेल कर रहा, हाइड्रोकार्बन ब्लैकमेल कर रहा, इसका बेहतर रास्ता यही है कि आप लोग अपने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए, अपने अपने उत्पादन को बढ़ाइए। सऊदी अरेबिया ने मना कर दी। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि अब चूंकि यूएसए का सुरक्षा की गारंटी हटी, तो जो दोनों के बीच का एक कह सकते हो सहमति थी, जो सहमति रूजवेल्ट के समय बनी थी, रूजवेल्ट और इब्न साउद के बीच, वह टूट गया। क्योंकि यह हुआ था कि भाई तेल के बजाय अमेरिका इस तरह की गारंटी देगा, जो अमेरिकी गारंटी रही नहीं, तो सऊदी अरेबिया का विश्वास हिल गया। अब नेक्स्ट वन आते हैं। ये तीसरा मुद्दा है, तो हम चौथे मुद्दे की तरफ आते हैं। ये चौथे मुद्दे हैं कि आखिर अमेरिका क्यों खोया, अमेरिका ने क्यों लूज किया। यूएसए ने
पलायनवाद की नीति क्यों अपनाई? यूएसए ने पलायनवाद की नीति क्यों अपनाई? Why did USA adopt the policy of escapism? Why did USA escape the policy of escapism? escapism मतलब यूएसए ने पलायनवाद की नीति क्यों अपनाई? माने जो यूएसए है उसने escapism क्यों उसने इस खाड़ी देश से अपने आप को अलग करने का निर्णय लिया? ये मैं आपको यह बताना चाहता कि इनफैक्ट यूएसए की आप हित देखें, उसका अपना इंटरेस्ट, बदलता हुआ इंटरेस्ट। व्हाट वाज द रीजन? बदलता हुआ इंटरेस्ट। बदलता हुआ इंटरेस्ट ये है कि पहले यूएसए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या हाइड्रोकार्बन के मामले में खाड़ी देश पर निर्भर था। अब वो पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, उसका खुद का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि खाड़ी देश पर उसकी निर्भरता समाप्त हो गई। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट खाड़ी देश से कम हो गया, नंबर वन। नंबर टू, उसका एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आप देखते हो कि ऑकस समझौता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ब्रिटेन के साथ है, या फिर क्वेट समझौता है, तो एशिया पैसिफिक में वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो गया। उधर इसी बीच यूक्रेन वॉर छिड़ गया, तो यूक्रेन वॉर छिड़ने के कारण अब उसका मुख्य जुड़ाव है कि भाई रसिया के अगेंस्ट में वो अब कंट्रीज को मोबिलाइज करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली खाड़ी देश से उसका ध्यान हट गया। और यही वजह है कि यूएसए धीरे धीरे वहां से अपना ध्यान हटा लिया और अवसर मिल गया चीन। तो आई थिंक इज द फोर्थ पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट वन आता है कि चीन ने कैसी पैठ बनाई। चीन ने प्रभाव क्षेत्र कैसे और क्यों बढ़ाया? कैसे और क्यों बढ़ाया? प्रभाव क्षेत्र कैसे और क्यों बढ़ाया? हाउ डिड चाइना, हाउ एंड व्हाई चाइना extend its influence? How and why China? How and why did China? How and why did China extend its influence? अब चीन ने अपना प्रभाव क्षेत्र क्यों बढ़ाया, ये हमारा नेक्स्ट वन मुद्दा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि बेसिकली चीन के इकोनॉमिक हैसियत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो एक न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, और उसके कई इंटरेस्ट थे जो खाड़ी देश से जुड़े हुए थे। एक, उस तेल पर दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम खरीदार है वो। दूसरा, उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो वेस्ट एशिया होकर जा रहा है, उसमें उसके कंट्रीज का समर्थन चाहिए। और ये तो चाइना के हित में था, और खाड़ी देशों के हित में यह था कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया में। वह चाइना ईरान को बहुत सारा आश्वासन दे रखा है, और वहाँ पर उसका ईरान में इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है वह चीन इनऑफेंसिव है अमेरिका की तुलना में, क्योंकि उसने वहाँ की सिक्योरिटी में कोई भूमिका नहीं निभाई है। अभी चीन का खट्टा मीठा स्वाद उन देशों को नहीं मिला है। वो चीन को बहुत एकदम जेंटलमैन कंट्री समझ रहे हैं, क्योंकि चीन ने जो भी वहाँ किया है वो व्यापार किया है। कभी भी कभी भी उसने कोई मिलिट्री पावर या किसी तरह के पावर गेम में वो नहीं पड़ा है।
और जबकि अमेरिका का रेपुटेशन इसलिए खराब हुआ कि अमेरिका ने वहाँ पर बहुत सारे वॉर लड़े हैं, बहुत सारे सैनिक दबाव बनाए हैं, और चूंकि चाइना ने मिलिट्री ऑप्शन कभी अपनाया नहीं, तो उन लोगों को चीन, उन देशों को चीन एक बहुत ही इनऑफेंसिव कंट्री लग रहा है कि अरे भाई चीन कोई बात नहीं है, चीन तो बहुत ही शांत और शरीफ देश है और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसकी बात तो माननी ही चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी चला, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए था। तो चाइना बड़ी आसानी से उन दोनों को निगोशिएटिंग टेबल पर ले आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि चीन ने ही एकमात्र इनिशिएटिव लिया, इससे पहले 2020 से ही इराक ने इनिशिएटिव लिया था। और एक घटना और भी है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने गौर किया होगा, 2019 में जो एक हाउथी विद्रोहियों ने सीधे यमन से एक मिसाइल छोड़ा और जाके सऊदी अरेबिया के एक पेट्रोलियम खनन पर जाकर गिरा। तो पेट्रोलियम खान पर जाके, पेट्रोलियम माइनिंग पर जाकर गिरा और बहुत सारा उसका पेट्रोलियम 2019 में ध्वस्त हो गया। उस समय सऊदी अरब को लग रहा था कि एक पार्टनर होने के नाते यूएसए कुछ करेगा और वह कम से कम ईरान से रिटेलिएशन लेने के लिए कोई ना कोई मिलिट्री स्टेप उठाएगा। 2019 की बात है। लेकिन उस समय भी अमेरिका ने उसकी तरफ से कोई मिलिट्री पावर या मिलिट्री ऑप्शन को नहीं अपनाया, जिस बात से वैसे भी सऊदी अरब को लग रहा था कि भाई आपस में संघर्ष करने का फायदा है नहीं। तो इराक ने पहली बार ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता या मीडिएशन करना शुरू किया। फिर ओमान में भी दोनों के बीच बैठक हुई थी और फाइनली उनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो चाइना के तत्वाधान में 10 मार्च को। तो माय स्टूडेंट्स, इन दिस वे इट इज गोइंग। अब ये हो गए 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट है कि क्या खाड़ी देश में इसका क्या रिपरकशन होगा। खाड़ी देश में प्रभाव, या आप खाड़ी देश के बजाय वाना का भी प्रभाव कर सकते हैं। इम्पैक्ट ओवर गल्फ कंट्रीज। देखिए, देखने से तो इनका भविष्य काफी सुखद लगता है कि गल्फ कंट्रीज में शांति कायम हो जाएगी। और कई मुद्दे पर मैं एक आपको फिगर दिखाता हूं। जैसे देखो, इनको कहते हैं द यू कैन से सिया क्रेसेंट। सिया क्रेसेंट का मतलब हुआ ये सीरिया है। तो सीरिया में एग्जैक्ट सिया नहीं है, बशर उल असद जिसकी सरकार है वो अलवाइट्स है। लेकिन अलवाइट्स अपने आप को सिया का ही एक्सटेंशन मानता है, सिया का ही एक ब्रांच मानता है। तो सीरिया में ईरान ने काउंटर बैलेंस किया हो, जहाँ एक तरफ सऊदी अरेबिया का, तुर्की का, इवन पश्चिमी देशों का समर्थन जब मतलब विद्रोही पक्ष के साथ है, तो बशर उल असद को समर्थन मिल रहा था, ईरान से, रूस से भी मिला था। तो बशर उल असद का ईरान का समर्थन है। तो यहाँ पर एक तरह से गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। दूसरा, आप ऐसे बढ़िए क्रेसेंट पर तो इराक में आइए। इराक में एक सबस्टेंशियल पॉपुलेशन है, वो शिया का है। तो इराक में कहीं ना कहीं इराक में शिया पॉपुलेशन को समर्थन ईरान से मिल रहा है, जो भी सऊदी अरेबिया या सुन्नी देशों के चिंता का कारण है। और फिर यहाँ से इस क्रेसेंट में आइए तो ईरान खुद ही शिया कंट्री है, तो ईरान का अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। उसके बाद आप आइए बहरीन। तो बहरीन में भी शिया की एक अच्छे पॉपुलेशन है, तो बहरीन पर भी ईरान का प्रभाव है। और सबसे लास्ट में आइए तो यमन। और यमन में विशेषकर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यमन में आती है, क्योंकि यमन में वहां पर जो हाउथी विद्रोही हैं वो बेसिकली है तो यज़दी, लेकिन अपना संबंध शिया से जोड़ते हैं और उन्होंने उसकी राजधानी सना पर कब्जा कर रखी और ईरान से उसका समर्थन मिल रहा है। तो माना जाता है ये पूरा ये शिया क्रेसेंट है वह गल्फ कंट्रीज में एक बहुत बड़ा एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, दैट इज द कोल्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो इट में रिजल्ट इनटू अ कंप्लीट पीस। एक तो सुखद स्थिति लग रही कि भाई दोनों के बीच अगर समझौता हो जाता है तो कंप्लीट पीस आ जाएगा, ये तो ऊपरी स्तर पर दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो उसके क्रिटिक्स हैं वो दो बातें कहते हैं। पहली बात ये बोलते हैं कि ठीक है, मतलब ठीक है, एक बहुत बड़ा फायदा है कि भाई इसमें पीस आ सकता है, लेकिन आ सकता है, हम पूरी संभावना नहीं बता सकते कि पीस आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट में इतना क्लैश है और गल्फ कंट्रीज में इतनी सारी उलझने हैं
ये उलझनें सुलझ जाएंगी मात्र एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट और एक घोषणा मात्र। पहले तो 2016 से दोनों के बीच राजनयिक संबंध 7 ईयर्स से छूटे हुए हैं, आप ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच। तो 6 वर्ष पहले जो राजनीतिक संबंध दोनों के बीच ब्रेक कर चुका है उसको पुनर्स्थापित करने का निर्णय हुआ है। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि इन सारे क्षेत्रों में ईरान अपनी गतिविधियां बंद कर देगा या सऊदी अरेबिया उसकी गतिविधि बंद कर देगा। एक इसमें और भी ग्रे एरिया है जिस पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। आपने जकपोआ का नाम सुना है, जो मैंने आपको कहा है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, तो ईरान के साथ एग्रीमेंट होना है। तो चूंकि ईरान पहले अलग थलग पड़ रहा था, तो जब यूएसए का प्रेशर आया था तो ईरान ने फिर एक बार परमाणु समझौते पर वार्ता करना शुरू कर दिया कि भाई हम परमाणु हथियार को लिमिट, मतलब वो अपना वेपन्स ग्रेड पर हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं ले जाएंगे। तो फिर ईरान ने उसको थोड़ा पॉजिटिव साइन दिया था, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी। अब तो पहले तो उसने गुड साइन दिया कि हम इस समझौते में आ जाएंगे, लेकिन अब जब उसका सऊदी अरेबिया से समझौता हो गया, चाइना से उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रहा है, जब इतनी सारी सुविधाएं उसको मिल रही है, तो क्या फिर अब ईरान उस परमाणु मुद्दे पर वार्ता के टेबल पर आएगा? और अगर वह वार्ता के टेबल पर नहीं आया और अगर वो परमाणु हथियार बनाता जाएगा, तो क्या इजराइल इसको सहन कर पाएगा, या कल सऊदी अरेबिया सुन्नी देश इसको सहन कर पाएंगे? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सुपरफिशियली देखने से लगता है कि अमन और चैन आ जाएगा खाड़ी देश में, लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं है। तो चलिए, यहां पर ये हो गया। अब एक इसमें मुद्दा था, एक नहीं 2 मुद्दा मुझे और लेना है, और ये 2 मुद्दा है। जैसे ये तो आपका छठा इश्यू हुआ। एक हम लोगों ने चर्चा नहीं की कि आखिर ईरान ने समझौता क्यों किया। ईरान समझौता के लिए क्यों तैयार? क्यों तैयार? ईरान समझौता के लिए क्यों तैयार? Why ईरान accept this agreement? Why ईरान accept this agreement? आखिर वो क्यों तैयार हुआ? अब देखिए, एक्चुअली अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी थी। उसकी जो करेंसी है वो डाउन होती जा रही थी। उसकी वो इकोनॉमिक क्राइसिस के मोमेंट में आ गया था, घुटने टेकने की स्थिति में था। एक तो चीन से उसको आर्थिक सहायता मिल रही थी, फिर क्योंकि अमेरिका ने अपने डॉलर को फ्रीज कर दिया था ईरान के कंटेक्स्ट में, तो उसके जो 20 बिलियन डॉलर का अमाउंट चाइना में था वो फ्रीज हो चुका था। तो चीन ने उसको आश्वासन दिया कि इसमें से हम अमाउंट निकाल के आपको दे देंगे, आप उसका यूज कर लेना। तो जब चीन ने उसको उसमें से इतने बड़े अमाउंट की जब गारंटी दे दी, तो उसका तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और दूसरा, वो देख रहा था कि भाई ये तो यूएसए ने जो गेम प्लान किया है, पूरे ईरान और इजराइल को एक निगोशिएटिंग टेबल पर लाकर और पूरे खाड़ी देशों को हमारे अगेंस्ट में मोबिलाइज कर रहा है। अगर सऊदी अरेबिया से हमारा समझौता, सऊदी अरेबिया से हमारा समझौता हो जाता है, तो जो यूएसए का गेम प्लान है वो समाप्त हो जाएगा। वो पूरे देशों को हमारे अगेंस्ट में मोबिलाइज नहीं करता है। 2 फायदा है, एक आर्थिक लाभ और दूसरा सामरिक लाभ, इसलिए ईरान ने। अब मैं आपको बताना चाहता कि भाई अंतिम नहीं, 2 और। एक, चीन क्या चीन की हैसियत बढ़ेगी? क्या चीन की हैसियत बढ़ेगी? Did the status of China will the status of China enhance
चाइना बी इनहेंस्ड, बी इनहेंस्ड, क्या जो चीन का की हैसियत है वो हैसियत अब बढ़ जाएगी इसके बाद? माय स्टूडेंट्स, एक विचार तो यह है जब खाड़ी देश में चीन हावी हो जाएगा, लेकिन चीन को हावी होने के लिए आप शायद दुनिया में, मुझे लगता है कि ब्रिटेन को मर्चेंट कंट्री कहा जाता था, लेकिन शायद मुझे लगता है चीन से बड़ा कोई मर्चेंट कंट्री नहीं है। मतलब कंप्लीट मर्केंटाइल मेंटेलिटी का है। चीन वहां पर इकोनॉमिक असिस्टेंस देकर सभी को निगोशिएटिंग टेबल पर ला तो रहा है, लेकिन वो जो खाड़ी देश है, वो खाड़ी देश एक कह सकते हो ज्वालामुखी के मुहाने पर है। उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। कल को हो सकता है किसी कंट्री के बीच वॉर छिड़ जाए, तनाव हो जाए, तो चीन उसे रोकने की भरसक प्रयत्न करेगा। लेकिन जब अगर वहां बहुत हॉट इन्वायरमेंट हो जाएगा तो चाइना वहां पर कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं करेगा। चाइना किसी को सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। चाइना मध्यस्थता तो करेगा पीसफुली, लेकिन चाइना कभी भी वॉर में पार्टी नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि खाड़ी देशों को चाइना संभाल ना पाए, और ये चाइना के बस की चीज नहीं है, क्योंकि उसमें जितना एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, जितनी मेहनत करने की जरूरत है, चाइना एक कंप्लीट मर्केंटाइल कंट्री है, वो उतना अपना पेन नहीं लेगा, उतना दर्द वो मोल नहीं लेगा खाड़ी देशों के लिए। नंबर 1। नंबर 2 अब रहा कि चूंकि चीन, आप देखते हो कि चीन को दुनिया में, चीन एक हार्ड पावर के रूप में तो प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई है, लेकिन सॉफ्ट पावर के रूप में अभी उसको काफी अभी अपेक्षित प्रतिष्ठा नहीं मिली है। तो वो सॉफ्ट पावर इमेज एक मानना है कि चीन का बढ़ेगा, लेकिन इस पर एक क्रिटिक ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई कैसी सॉफ्ट पावर इमेज बढ़ेगा। अपने पड़ोस में एशिया पैसिफिक रीजन में, साउथ एशिया में इंडिया के साथ 17 देशों के साथ उसने विवाद किया हुआ है, बॉर्डर विवाद किया हुआ है। और पहले उसकी फॉरेन पॉलिसी तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। आज भी वो एंशियंट एंशियंट एज में जी रहा है। जो चाइना जिस समय, आप कहेंगे कि उसका जो प्रिंसिपल था, जिसको तिंगसिया कहते थे, जिसमें वो मानता था कि हम हेवनली वर्ल्ड हैं, हम सबसे ऊपर हैं और बाकी कंट्री हमारे नीचे है। अपने पड़ोस में आपने शांति नहीं कायम की हुई है, 17 देशों के साथ विवाद किया हुआ है, तो आप 5000 मील दूर जाकर कहीं पर आप एक समझौता करवा रहे हो और वहां पर आप शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो आपका सॉफ्ट पावर इमेज कैसे बढ़ेगा? पहले तो आप घर में दिया जलाओ, अपने नेबरहुड में तो संबंधों को ठीक करो। तो मैं फ्रेंड्स, इसलिए जितनी उम्मीद की जा रही है कि चाइना का इमेज बढ़ेगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इश्यू, भारत पर क्या प्रभाव? व्हाट इम्पैक्ट ओवर इंडिया? व्हाट इम्पैक्ट ओवर इंडिया? देखिए, जब यह समझौता हुआ तो अमेरिका ने भी स्वागत किया, लेकिन वो दिल से तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो उसको चाइना की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी होगी। और इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट ने भी इसको कहा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो मैं आपको बताऊं कि चीन का जिस तरह से खाड़ी देश में इमेज बढ़ रहा है, तो इमेज बढ़ रहा है, लेकिन एक बात तो है, यूएसए था या खाड़ी देश में अशांति थी, ईरान और सऊदी अरब के बीच जो तकरार चल रहे थे, उसका कहीं ना कहीं, जो चाहे सीरिया में है वॉर की स्थिति है या कोई बाकी देशों में है, तो अगर खाड़ी देशों में अस्थिरता रहती है तो हाइड्रोकार्बन के सबसे बड़ा खरीदार हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चीन और दूसरा भारत, पहला चीन और दूसरा भारत। तो मुद्दा ये उठता है कि अगर पहला चीन और दूसरा भारत, तो अब मुद्दा यह उठता है कि भाई ऐसी स्थिति में अगर वहां शांति स्थापित हो जाती है, वहां पर स्थिरता आ जाती है, तो भारत को भी तो फायदा मिलेगा। उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत को बड़ी आसानी से पहुंचेगा और रिलेटिवली कम मूल्य पर पहुंचेगा। एक पॉइंट तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छे सेंस में देख रहे हैं कि भारत के लिए फायदे की बात हुई। लेकिन मैं फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा और अलग विचार रखता हूं कि चीन की भी किसी तरह से बढ़ती हुई हैसियत भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकती। क्योंकि चीन, आप देखो, आप 2019 में देखो, 2020 में, 2018 में देखो डोकलाम में, फिर 2020 में देखो, जब भी चीन को कोई बाहरी क्राइसिस आती है, कोई भी मुद्दा आता है, तो पहले इंडिया के साथ वो बॉर्डर क्लैश को बढ़ाता है।
तो चीन की अगर हैसियत वहाँ बढ़ गई और अगर वो वहाँ पर वहाँ के बहुत सारे देशों में, जिस तरह अमेरिका ने बहुत समय तक पेट्रोलियम पर अपना वर्चस्व किया हुआ था, तो अगर वो वहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो क्या इंडिया के साथ वो जस्टिस होने देगा? तो मेरा ये व्यक्तिगत रिजर्वेशन है। हालांकि मैंने कोई एक्सपर्ट की राय इसमें नहीं देखी है, एक्सपर्ट इसको पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो बातें कही उस पर आप सोचिएगा। ये प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज है, मैंने आपको अतीत में भी ले जाना चाहा, वर्तमान के भी सारे मुद्दे को बताया, और मेरा विश्वास है इस लेक्चर के बाद इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो मेंस में आपको लिखना हो या इंटरव्यू में हो। इंटरव्यू के भी अभी दौर चल रहे हैं तो उसमें भी संभावना हो सकती है। तो मैं फ्रेंड्स बट आज मैं यहीं रुकना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगेगा, हालांकि लेक्चर में थोड़ा सा छोटा करना चाहता, थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि इश्यूज बहुत सारे थे। आपको एक बार में नहीं तो कई बार में, कई टुकड़ों में बांट कर देखना, लेकिन देखना अवश्य। मैं फिर दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।